निकाल सारे किसको तो निकाल तुम्हारा काम नहीं आती सारी निकाल मत What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस 27 जून, काफ़ी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के अंदर में। करंट और इसी के साथ में स्टैटिक का बहुत ही शानदार मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल और उनके एंड में कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोगों को ये बताएंगे कि भाई साहब ये बता दो कैसे सुना है आप लोगों ने आर्टिकल, यानी कि शानदार तरीके से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है टकटकी लगाकर या फिर नहीं, तो ये आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा। तो अच्छे से एक एक आर्टिकल को सुनिएगा ताकि आर्टिकल के एंड में आप लोगों को लगे कि हाँ यार कुछ नया सीखा है, और तब आप लोगों को लगे कि ये लंबे समय तक याद भी रहने वाला है। वो कैसे? वीडियो जैसी एंड होगी ना यार, एक वो नहीं कहते कि 2-3 मिनट के लिए अपने माइंड को स्टॉप करना मतलब एक तरीके एक जगह रखकर और उसको रिव्यू कीजिएगा कि क्या क्या आप लोगों ने आज डिस्कस किया है, आज आप लोगों ने सीखा है, रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। और आज का दिन कैसा रहने वाला है, नए सप्ताह की स्टार्ट करो यार नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह ये बना रहे, तभी जिंदगी जीने का कुछ मजा है। वरना वही है कि दिन कटते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, कोई मतलब उसका रह नहीं जाता है। ठीक है, तो वही शानदार कोटेशन भी है यहाँ पर बोला गया है कि मेहनत का नशा कीजिए, बीमारी भी सफलता की होगी यार। मतलब अगर आप लोग मेहनत का नशा करोगे, नशा शब्द हालांकि गलत है पर लेकिन सोचो किसी इंसान को ये नशा चढ़ गया कि कुछ भी हो जाए, मेहनत इतनी करनी है बस मजा आ जाए, और वो कहां पर कर पाएगा इंसान, वो वहां पर कर पाएगा जो जिस एरिया को पसंद करता है। किसी ऐसे एरिया में मेहनत करना जिसको पसंद ही नहीं है तो वैसा वो तो ना हो पाएगी है। ठीक है, तो हमेशा उस एरिया को लेकर आप लोगों को चलना है और शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन भी दे पाएंगे। एक और छोटी सी बात यहाँ पर वो ये है कि देखो आप लोग ना, जब तक आप लोगों को ये नहीं पता है कि यार जिंदगी में कौन सा करियर हमारे लिए होना चाहिए, क्या हम लोग को अचीव करना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा सजेशन है, जो आप लोग कर रहे हो ना आज के डेट में, बस उसी को ढंग से करना स्टार्ट कर दो, जिंदगी में उसी को अच्छे से लेकर चलना स्टार्ट कर दो। तो जिंदगी की एक साइड ऐसी है कि जब तक समझ नहीं आ रहा है, जो अपने पास में है उसी को हम लोग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जब जो करना चाहेंगे उसके ऊपर सोचते रहिए आराम से, और बाकी जो चल रहा है उसके ऊपर पूरी मेहनत करते रहिए। तो ये एक बच्चा पूछ रहा था कि सर क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी में फंस गए, तो जो है अभी हाथ में उसके ऊपर फोकस करो ना, किसी और चीज के बारे में सोचना ही क्यों है। तो ये बात आप लोगों यहाँ पर बेसिकली एक सजेशन है मेरी तरफ से, क्योंकि अगर लगे रहोगे कुछ ना तो पीछे नहीं छूटोगे, अपना हर चीजों को लेकर आगे आप लोग बढ़ते रहोगे। ठीक है, और जो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई है आप में से एक बच्चे के द्वारा सेंड की गई और बोला कि सर इसके बारे में आपकी क्या राय है। देखिए यहाँ पर बेसिक बात अगर मैं आप लोगों को बोलूँ वो ये है कि हस्बैंड और वाइफ थे यहाँ पर ये। ठीक है, सबसे पहले तो अगर बात करें किसी ऐसी जगह पर जहाँ लोगों की श्रद्धा है, वहां पर पब्लिकली आप लोग मतलब एक तो किस करना, चलो एक बार को समझ सकता है, चलो नॉर्मल है कि गाल पर किस कर लिया, माथे पर किस कर लिया, पब्लिकली कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जैसे मैंने ये वीडियो देखी किस से कहीं ज़्यादा बढ़ रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि हस्बैंड और वाइफ है यार, आप लोग प्राइवेट में आप लोगों को खुद एक सोसाइटी, समाज और इसी के साथ में अगर शादी रजिस्टर भी है तो सबने आप लोगों को परमिशन दे रखी है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो अपने प्राइवेट स्पेस में जाकर। पर लेकिन पब्लिकली ऐसी जगह जाकर ये चीज़ें करना जहां पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो यार वो गलत है। पहली बात मेरी तरफ से मेरी राय है, बाकी आप लोगों को हो सकता है गलत लगे, सही लगे। दूसरी बात यहाँ पर ये जो लोग पीट रहे हैं उनको, ठीक है, लोग भी यहाँ पर गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनको लग रहा है कुछ गलत किया जा रहा है इस तरीके से, तो अपना उसको जो आसपास वाले एरिया में जो पुलिस वगैरह है उसको इन्फॉर्म करो और उनको उसको दे दो, जो भी होगा आप देखा जाएगा। जो उसके लिए हमारे देश में कानून है, तो कानून और संविधान के हिसाब से काम करना है, ना कि कानून को अपने हाथ में ले लेना है, फिर वो भीड़ तंत्र बन जाता है। आप लोगों ने सुना ना डेमोक्रेसी वर्सेस मोबोक्रेसी, ये अभी रिसेंटली एक बच्चे के द्वारा इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेमोक्रेसी वर्सेस मोबोक्रेसी। ठीक है, मैंने बोला ना कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी था, जब यहाँ पर कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी, तो इस तरीके से इंटरव्यू के क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से। तो इंटरव्यू, प्रीलिम्स और मेंस सारे साथ में लेकर चलोगे तभी जिंदगी जीने का मजा है यार। ठीक है,
वरना चीज़ें फिर ऐसे ही चलती रहती हैं। ओके, तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को सोचो भी और समझो भी, क्योंकि ऐसा अगर आप लोगों को बोले कि आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में एसपी हैं, ठीक है, और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बिगड़ रही है, तो कैसे सुधारोगे आप लोग? तो ये आप लोग का इंटरव्यू का भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। तो हम लोग क्या किसके हिसाब से काम करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम करेंगे और संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से हिसाब से काम करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग का रिजल्ट आना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाओगे। आज एक एडिटोरियल है और उस एडिटोरियल के साथ में आज इंपॉर्टेंट डे भी है जो कि बात करेगा एमएसएमई के बारे में। तो यहाँ पर ये आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा, इसी डे के साथ में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कल को कुछ लिखने के लिए आता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है, प्रॉफिट और इसी के साथ में टर्नओवर में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। यानी कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग आप लोगों ने देखा हो, घर पे सिलाई बुनाई का काम कर दिया, कोई अचार का काम करने लगा, कोई यहाँ पर आंवले का मुरब्बा घर पे बनाने लगा, किसी ने घर पे ही अपना जूस की दुकान खोल दी, किसी ने छोटा सा कैफे खोल दिया, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये एमएसएमई की कैटेगरी में आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में हर एक देश जो आगे बढ़ रहा है वो इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की वजह से आगे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो हमारे देश में अगर बात करें, ये जो एमएसएमई है काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, तो इन्वायरमेंट को भी काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है कई सारे एरिया में। क्योंकि आप लोगों को पता है आज की डेट में जब हम लोग बात करते हैं एमएसएमई के बारे में, तो यहाँ पर कहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, एक तरीके से तो उस आसपास वाले एरिया को, इन्वायरमेंट को ही प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसी के साथ में इनके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तैयार करने की कोशिश की जाती है खुद मिनिस्ट्री के द्वारा, पर लेकिन अवेयरनेस नहीं रहती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो जॉब क्रिएशन के बारे में बात की जाती है, एक ह्यूज जॉब क्रिएशन किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी एमएसएमई बहुत बुरी हालत में थे कोविड-19 की वजह से, अब उनको फिर से सही डायरेक्शन में लेकर चलने की बात की जा रही है, तो उनको सपोर्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कई सारी बेसिक बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले कोटेशन जो कि मेंस के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं और भी कई जगह अगर लिखने के लिए आए तो आप लोग उसको समझ सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आजकल क्या चल रहा है, सारी कोटेशन जो है वो औरतों के ऊपर आ रही है, लड़कियों के ऊपर आ रही है। तो यार मैंने सोचा कि जिसने हमें जन्म दिया है सबसे पहले क्यों ना उसी के बारे में बात कर लें। तो इसीलिए सारी कोटेशन स्टार्टिंग में जो है वो वुमेन के ऊपर और गर्ल्स के ऊपर है। और खासकर ये जो कोटेशन है ये यकीन मानिए आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है जब आप लोग आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करेंगे। अगर ये कोटेशन आप लोग स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं ना यार, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की कोटेशन है यहाँ पर बड़ी ही शानदार है। यहाँ पर बोला गया है वी कैन नॉट ऑल सक्सीड व्हेन हाफ ऑफ अस आर हेल्ड बैक, यानी कि हम लोग सफल नहीं हो सकते जब हम में से आधे लोगों को हम लोग पीछे छोड़ देते हैं या फिर पीछे रख देते हैं। ये क्या बोला गया है, किसके बारे में बोला गया है? ये बोला गया है हमारे देश की 50% जो पॉपुलेशन है वो है महिला। आप लोग हमारे देश की नहीं, पूरी दुनिया की आप लोग लगभग बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई ये मलाला यूसुफजई के द्वारा दी गई। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यूज कर सकते हैं अगर वुमेन के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आए। मैंने अभी आप लोगों को वुमेन के बारे में पढ़ाया था, उनके जो पुलिस में उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है कितनी कम है, जबकि बोला यह गया है कि 33% रिजर्वेशन कम से कम उनका होना चाहिए। पर अब तक भी कई सारे राज्य ऐसे हैं जो 10 तक भी नहीं यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कहने के लिए किताबों में हम लोग बोल रहे हैं कि वुमेन को साथ में लेकर चल रहे हैं, पर लेकिन उनको जूझना पड़ रहा है अपनी जो पर्टिकुलर पोजीशन है उसको अचीव करने के लिए। ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है, तो इसको आप लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आंसर राइटिंग आए, और जिंदगी में भी उतारिएगा। आप लोगों को लगता है कहीं पर कोई आप लोगों की सिस्टर है या फिर कोई शादी होने के बाद में आप लोगों की वाइफ आगे पढ़ना चाहती है, या फिर कोई भी आसपास में कोई ऐसा इंसान है जो पढ़ना चाहता है और आप लोग उसको सपोर्ट कर सकते हो अपनी खुद की कमाई से, तो उसको सपोर्ट करने में यार पीछे मत हटना, क्योंकि इससे एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोग सोसाइटी में कर रहे हो, ठीक है यार। 9 महीने किसी को पेट में रखना कोई आसान काम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की बॉडी का वेट नहीं उठा पाते हैं। अगर कहीं खड़ा होने के लिए हमको बोल दिया जाए तो जरा सी देर में हमारा पैर थक जाता है, ठीक है। हम लोग बोलने लगते हैं यार कुछ ना कुछ बैठने के लिए चाहिए, और बैठने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढने लग जाते हैं। पर सोचो एक औरत जो है 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रखती है, और इसकी अहमियत जो है वो कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमने, हमारे माँ बाप ने हम लोगों को इस पोजीशन पर लाकर बैठा है। एक एक दिन, एक एक रात उनके द्वारा जग जग कर कैसे कैसे मेहनत की गई है। तो यार उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। बड़ा ही शानदार बहुत प्यारा डे है। और यहाँ पर बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। तो इससे रिलेटेड ये डे है, और अब की बार इस डे के ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं कम से कम 5। आप लोग बोलोगे क्यों, अभी उसके बारे में बात करूंगा जब आप लोगों के चक्षु खुलेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है खुद आप लोगों को मिनिस्ट्री बताती है इसका मतलब क्या है, यानी कि
हमारी कंट्री में एक पूरा मंत्रालय है भाई साहब इसके बारे में, जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जिसको हिंदी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले डेफिनेशन यहाँ पर इसकी दूसरी हुआ करती थी, पर फिलहाल जो डेफिनेशन है वो लेटेस्ट डेफिनेशन में आप लोगों को बताऊंगा, और ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर है। इनके द्वारा रिवाइज डेफिनेशन यहाँ पर 1 जुलाई 2020 से ये डेफिनेशन आप लोगों को लेकर चलनी है। इसमें जो डेफिनेशन है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 3 कैटेगरी में इनके द्वारा चीजों को डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी, इनके जो अलग अलग नाम आप लोगों ने दिए हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो इनको अलग अलग कैटेगरी में डालकर इनके द्वारा इनकी डेफिनेशन दी गई है कि भाई साहब ये होते क्या है, ये बताने वाले हैं आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जब बनते हैं तो आप लोगों के माइंड में कई सारी टर्म्स जो हैं वो क्लियर नहीं रहती है। क्या आप लोगों को पता है टर्नओवर और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो ये वीडियो यहीं पर ही पॉज करना है और नीचे इसके बारे में बताइए कि टर्नओवर और जो बेसिकली प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ठीक है? और फिर वीडियो को सुनिएगा। बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूं, जिस किसी को नहीं पता है थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए आज की डेट में एक किसान है। किसान जो है वो बीज लेकर आया और बीज लाने के बाद में उसने बीज को अपने खेतों में लगा दिया। ये जो बीज थे वो 10 रुपये केजी के हिसाब से बीज लेकर आया और इसने अपने खेतों में इस बीज को उगा दिया। जब इसकी फसल तैयार हुई उससे पहले इसने यहाँ पर इसमें क्या क्या किया, इसने यहाँ पर इसमें पानी दिया। पानी भी खुद की ट्यूबवेल नहीं थी, ये इंसान जो है किसी बाहर से कोई नहीं, किसी दूसरे की ट्यूबवेल का पानी लेना या फिर आसपास में जो रजभाया बोलते हैं हमारे लोकल साइड में, आप लोग इसको नहर बोल सकते हैं, नहर का पानी लाना, उसमें भी पैसा पे करना पड़ता है थोड़ा, तो वो लगाया यहाँ पर। इसके बाद में फिर यहाँ पर इसके अंदर खाद वगैरह डाला, वो लगाया। तो इसके चलते फिर जो प्रोडक्ट निकल गया, ये इंसान जो है इस प्रोडक्ट को मार्केट में 50 रुपये केजी के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर 10 का तो बीज ही आ गया। इसके बाद में फिर यहाँ पर इनमें भी कुछ ना कुछ लगा होगा। मान के चलो कि 25 रुपये इसका यहाँ पर ये इसमें क्या लग गया, इसमें यहाँ पर इसकी लागत लग गई। अब यहाँ पर 50 रुपये केजी के हिसाब से यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको बेसिकली मार्केट में बेच रहा है। अब यहाँ पर जब हम लोग टर्नओवर निकालते हैं तो हम लोग टर्नओवर एक पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम का निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 साल का टर्नओवर हम लोगों ने निकाल लिया। अब 50 केजी यहाँ पर ये इसके द्वारा यहाँ पर ये लाया गया, ठीक है? मतलब 50 रुपये पर केजी के हिसाब से इसके द्वारा बेचा गया। आप लोग ये सोच के चलो कि इसके द्वारा यहाँ पर ये टोटल मिलाकर 100 केजी बेच दिया गया पूरे 1 साल के अंदर में, ठीक है? यानी कि 1 साल के अंदर में इसके द्वारा ये 100 केजी यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट था ये इसके द्वारा बेचा गया मार्केट के अंदर। तो टोटल कितना पैसा जो है वो किसान यानी कि फार्मर के हाथ में आया? अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर, तो 1 केजी जो था वो था 50 रुपये का, ठीक है? अब यहाँ पर इसके द्वारा बेचा गया 100 केजी, ठीक है? तो 100 केजी को इससे आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 रुपये आप लोगों के पास में आ गया। तो ये जो 5000 रुपये है पूरे साल का, ये उस किसान का टर्नओवर है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा या फिर बिजनेसमैन के द्वारा जो की जाती है, या फिर ग्रोस रिवेन्यू भी बोल देते हैं। ग्रोस का मतलब टोटल जो रिवेन्यू यहाँ पर हो गया। पर लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है यहाँ पर जो लागत को कट करने के बाद में यहाँ पर जो बचता है, यानी कि 25 रुपये 1 किलोग्राम पे यहाँ पर ये लगा भी रहे थे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, आधा, यानी कि आधा यहाँ पर अगर बात करें तो 2500 रुपये लगाकर यहाँ पर इनके द्वारा 5000 रुपये कमाए गए हैं। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 2500 रुपये, क्योंकि 2500 रुपये इनकी लागत आ गई। तो ये हो गया प्रॉफिट। तो टर्नओवर और प्रॉफिट में आप लोगों को डिफरेंस पता होगा, तो अब आप लोग ये डेफिनेशन यहाँ पर समझ पाएंगे। सबसे पहले तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल का मतलब होता है लघु, और मध्यम का मतलब होता है मीडियम। तो ये अलग अलग डिफाइन किए गए हमारी कंट्री में। ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो कि मिनिस्ट्री इसके द्वारा, इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है? अभी यहाँ पर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर इनके द्वारा जब ये डिफाइन किया गया तो इसमें बोला गया कि इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो होगा 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा अगर कोई धंधा आप लोग करते हो। और यहाँ पर जो टर्नओवर होगा आप लोगों का वो नोट मोर देन 5 करोड़, यानी कि जो लगाने वाला पैसा आप लोगों का 5 करोड़, और जो आप लोग यहाँ पर टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो आप लोग माइक्रो की कैटेगरी में आएंगे। अगर आप लोग खर्चा जो कर रहे हैं वो आप लोगों का 10 करोड़, और इसी के साथ में जो आप लोगों का टोटल जो टर्नओवर आ रहे हैं यहाँ पर वो 50 करोड़, तो आप लोग स्मॉल की कैटेगरी में आएंगे। इन्वेस्टमेंट आप लोगों का यहाँ पर 50 करोड़ और टोटल जो आप लोगों का टर्नओवर आ रहा है वो 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आप लोग मीडियम की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि यहाँ पर 1 का 5 गुना हो गया यहाँ पर, ठीक है? 1 करोड़ लागत 5 करोड़ का टर्नओवर, यहाँ 10 करोड़ लागत 50 करोड़ का, यहाँ भी 5 गुना हो गया, यहाँ भी 5 गुना हो गया, 50 करोड़ लागत और 250 करोड़ का टर्नओवर। तो इस तरीके से डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को याद रखनी है। आप लोग बोलोगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है
तो आप लोगों को यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये जो एरिया है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वहां से आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि भाई साहब इसकी अहमियत क्या है। यानी कि एक तरीके से आप लोग किसी चीज की अहमियत कैसे लगाते हैं कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है यार, ये तो बताओ, तभी तो हम लोग पता लगा पाएंगे यहाँ पर इसकी अहमियत क्या है। आज की डेट में जो हमारी कंट्री की जीडीपी है, जिसको आप लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हो, उसका ये मतलब होता है कि हमारी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री, यानी कि हमारी कंट्री की जो एक तरीके से जो बॉर्डर है उसके अंदर एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती है उसे उस कंट्री की जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी आप लोग बोल देते हैं कई बार। इसका इंपॉर्टेंस यह है यहाँ पर कि आज की डेट में जो आप लोग की जीडीपी है उसके अंदर अगर आप लोग इसका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो लगभग 38% या कई जगह तो 40% भी देखने को मिलते हैं। जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन आप लोगों को नजर आएगा। जो छोटे छोटे से लघु उद्योग आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं, 51 मिलियन के करीब जो एसएमई जो है हमारी कंट्री में आज के डेट में देखने को मिलेंगे। यानी कि कोई घरों पर अपने छोटा सा एक तरीके से उन्हें काम धंधा करके बैठ गया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, एक काफी फेमस अभी जो एक पर्सन हो रहे हैं जैसे एमबीए चाय वाला, ठीक है, उनके द्वारा एक छोटी सी चाय की टपरी लगाई गई और उसके बाद में चीजें जो हैं वो आगे चलना स्टार्ट हुई। पर लेकिन आसानी से नहीं है, बंदे ने मेहनत की है जिंदगी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर आज की डेट में वो कई सारे लोगों को जॉब दे रहे हैं, अकेले तो काम कर ही रहे हैं, साथ में कई सारी एक कंपनी स्टैब्लिश कर ली तो कई सारे लोगों को जॉब भी देख पा रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं हमारे देश में जो भी सामान हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें लगभग 40% जो है वो एमएसएमई से निकल कर आता है। इससे आप लोग लगा सकते हैं जो रजिस्टर ग्रोथ हुई थी 2015-16 में, पुराना है थोड़ा सा डेटा, लगभग 20 के करीब आप लोगों को देखने को मिली थी। और पुराने टाइम की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर है, जो कि आप लोगों को पुराने टाइम की डेफिनेशन ही मैंने दे दी ताकि नई में और पुरानी में आप लोग डिफरेंस समझ सको। तो नई डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, पुरानी डेफिनेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के अंदर में वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक तरीके से पूरा टॉपिक आप लोगों यहां पर कवर हो रहा है जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है और इसकी वजह से इसकी खस्ता हालत हो गई है। सब ये कह रहे हैं कि कमर टूट गई भाई साहब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की। तो इसकी कमर सीधी करने के लिए अब गवर्नमेंट जो है यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि यहाँ पर आज की डेट में इसके ऊपर बहुत फोकस देती हैं, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर में ये जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये याद रखिएगा। और जब हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने की तो वो इसी से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एमएसएमई उद्यम पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये भी इसी के सपोर्ट में यहाँ पर आप लोगों को चीजें नजर आएंगी। तो फिलहाल का मतलब ये है, अभी जो इसकी थीम रखी गई यहाँ पर एमएसएमई रेजिलिएंट रिकवरी, जब मैंने इसको जाकर गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पर लचीला वसूली मुझे पढ़कर बड़ी ऐसे ही मैंने सोचा आप लोगों को बताऊंगा। एमएसएमई रेजिलिएंट रिकवरी यानी कि जो रिकवरी है वो थोड़ी सी लचीली है, यानी कि रिकवरी मतलब चीजों को रिकवर करना। जैसे कोविड-19 की वजह से चीजें डूब गई हैं तो फिर से उसको रिकवर करना, फिर से पैटर्न में लेकर आना, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, थीम भी और आंसर राइटिंग में भी कहीं लिखने के लिए आ जाए तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। जो वर्ड सस्टेनेबल है ये वर्ड ही अपने आप में काफी ताकतवर है। इसी सस्टेनेबल एक शब्द के ऊपर पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ला दिए पूरे 17 के 17। यानी कि सस्टेनेबल का मतलब होता है चीजें हम तो यूटिलाइज कर ही ले, आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग छोड़कर जाएं। कैसे? आज की डेट में आप लोग देखते हैं अगर कुछ भी आप लोग पानी जो अच्छा आप लोगों को पीने को मिल रहा है वो इसलिए पीने को मिल रहा है क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे ना उन्होंने सारा पानी गंदा नहीं किया, हमारी तरह पानी बर्बाद नहीं किया, पेड़ पौधे सारे काटे नहीं उन्होंने हमारी तरह, उन्होंने उनको रखा सहज कर, उनकी पूजा की, उनकी आराधना की ताकि हम लोग को सहज कर दिया जा सके। अब हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि तुम जितना खा रहे हो कम से कम जितना बर्बाद कर रहे हो उतना ही उगा कर भी जाओ ताकि आने वाली जनरेशन को तुम देकर जाओ। सस्टेनेबल का मतलब होता है चीजें खत्म ना होना, सस्टेन करना आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो ये बातें देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा बातें बता देता हूं। अगर आप लोग आंसर राइटिंग करें या फिर आप लोगों को यहाँ पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाए एग्जाम में तो यहाँ से भी आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट ये एरिया हैं जहां पर गवर्नमेंट खुद इसको सपोर्ट करती है एमएसएमई को, ताकि एमएसएमई जो है वो आगे बढ़ सके। जैसे कि यहां पर बात की जाती है, सबसे बड़ी जो बात होती है यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि आसानी से बिजनेस किया जा सके। अभी आप लोगों ने देखा अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद ने जो बिजनेस आसानी से कर सके दिल्ली के अंदर पॉलिसी लेकर आए। हमारे अगर बात करें हमारी कंट्री में कई सारे राज्य आज के डेट में होड़ में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इस पैटर्न में काफी आगे बढ़ रहा है, गुजरात में, मुंबई में ये ऐसे एरिया हैं, तमिलनाडु में बिजनेस करना काफी आसान माना जाता है। तो अलग अलग राज्य में, हरियाणा में भी इसी बात के ऊपर काफी ज्यादा आज के डेट में कई सारे स्टेप उठाए गए और दिल्ली जो है फिलहाल अभी सबसे आगे निकलती हुई नजर आई।
इसके चलते क्या रहता है, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ताकि आसानी से काम किया जा सके। कोई बिजनेस खोलना चाहता है तो उसको 70 जगह सर न मारना पड़े, माथा पच्ची ना करनी पड़े। एक्सेस टू क्रेडिट, यानी कि अगर कोई बिजनेस धंधा करेगा तो यार वो इंसान जो है ना, धन्ना सेठ तो है नहीं, अंबानी या अदानी के घर से पैदा हुआ बेचारा, ठीक है। तो कोई भी इंसान कुछ काम करेगा तो जैसे तैसे अपना जुगाड़ पानी करके काम को स्टार्ट करेगा, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए क्रेडिट भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन। आप लोगों को याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में जिस दिन पहला लेक्चर लिया था 28 नवंबर 2016 को, उस टाइम पर एक बड़ा ही एक अजीब सा सॉफ्टवेयर था, वो था एनकोडर करके था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एनकोडर। तो वो जो सॉफ्टवेयर जब मैंने इस्तेमाल किया था भाई साहब, उसको यूज़ करने में सीखने में ना मेरे पसीने छूट गए थे। कभी पेन आगे चल रहा है, कभी वॉइस आगे चल रही है, मतलब ये नहीं कहते हैं। उस टाइम पर जब पढ़ाना स्टार्ट किया था मुझे इतना टाइम लगा था जिसकी कुछ हद नहीं है, और वही था मेरे पास में साधन, कुछ लिमिटेड चीज़ें थी, लिमिटेड सोर्सेज थे, उसकी वजह से मैंने काम किया। पर लेकिन आज की डेट में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेटेस्ट माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेटेस्ट लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर जो दिक्कतें हुआ करती थी आज की डेट में वो दिक्कतें जो है ना के बराबर हो गई हैं। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन की वजह से। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी जब टेक्नोलॉजी आप लोगों की लाइफ में ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप लोगों का काम जो है वो आसान हो गया है, ठीक है। उस टाइम पर इंटरनेट का क्या हालत थी, आज के डेट में बहुत ही अच्छी है। उस टाइम पर आप लोग समझ सकते हैं, 2016 की बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आज हम बैठे हुए यहाँ पर, कहाँ पर? आज हम लोग बैठे हुए हैं 2022 के अंदर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेशन होना चाहिए साथ ही साथ में, ताकि हम लोग अपनी कंट्री में चीज़ों को बढ़ा सकें। इसी के साथ में एक्सेस टू द मार्केट। अगर कोई प्रोडक्ट इस किसान ने अपने खेतों में उगाया तो फिर मार्केट में उसका भाव भी उसको मिलना चाहिए ना। बेचारे ने मेहनत कर कर उगाया, मार्केट में अगर भाव नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। और इसी के साथ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। काम करने वाले को भी और काम देने वाले को भी एक अच्छे लेवल पर अगर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा तो वो एक अच्छे लेवल पर काम करते नजर आएंगे। हमारे देश में मैक्सिमम बिजनेस इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनके पास में क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है। बहुत सारे और इशू आते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हो पाता है, तो कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। और खासकर जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन होता है, उन्हें घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया और सब जो है जॉब करते थे। अब किसी इंसान ने बिजनेस करने के बारे में सोचा तो मैक्सिमम लोग जो है वो वहां पर बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता, इवन फैमिली की साइड से भी। तो ये एक तरीके से यहाँ पर जरूरी है कि सपोर्ट मिले, तभी जाकर इंसान जो है वो कुछ कर पाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, तभी जाकर एमएसएमई वाला ये एरिया बनता है। तो ये पूरा एक ऐसा टॉपिक है जहां से कल को फ्यूचर में कोई क्वेश्चन भी पूछ ले, इवन इंटरव्यू में यहां से क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कई बार, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि डे तो है ये, इसी के साथ में पूरा टॉपिक आप लोगों को कवर कराता हूं। प्रॉफिट या फिर टर्नओवर में क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया, एमएसएमई का क्या चक्कर है, पूरा थीम क्या है, तो सारी चीजें आप लोगों को कवर कर दी। अब कल को कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोग यहाँ पर लिख भी पाओगे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। थम्स अप देकर बताना क्लैरिटी आई है फिर नहीं, या फिर थम्स डाउन दे सकते हैं, इनके डिसलाइक कर सकते हैं। आप लोगों को अगर पसंद नहीं आ रहा है तो उसको इंप्रूव किया जाएगा, फीडबैक जरूर दिया करो, ओके। यार ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इसको हम लोग इंपॉर्टेंस जो है वो काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है आज के डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे देश की जनता के बारे में, क्योंकि जनता का पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये आर्टिकल कवर किया गया था, द हिंदू के द्वारा भी ये आर्टिकल कवर किया गया, और अलग अलग न्यूज़पेपर में यहाँ पर इसके बारे में बातें की गई है। पूरा आर्टिकल बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर न रहे। ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 पॉलिटी इलेक्शन के साथ में आप लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि ये यहाँ से पूछा गया है। अभी मुद्दा क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज की डेट में हमारे देश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है राजीव कुमार, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। उनके द्वारा बोला गया लॉ मिनिस्ट्री को कि यार देखो यार, आप लोगों से थोड़ा सा काम है, अगर आप लोग ये मेरा थोड़ा सा काम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लॉ मिनिस्ट्री बोली कि बताओ भाई, हम तो इसीलिए बैठे हैं। बोला कि बैठे तो पर यार मान भी लिया करो कुछ। बोला क्या चाहिए बताओ। उसने बोला मेरी 4 शर्तें हैं, ये 4 शर्तें कम से कम आप लोग पूरा कर दो तो मैं जिंदगी भर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। तो 4 शर्तें कौन सी हैं? शर्त नंबर 1 है यहाँ पर इशू करो नोटिफिकेशन कि लिंक किया जाएगा आधार जो है वोटर आईडी के साथ में। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह है, अभी आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, वो मूवी कई सारे बच्चों के द्वारा मुझे शेयर भी की गई। मूवी का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। वो बंदा जो रहता है बड़ा ही ब्रिलियंट रहता है पढ़ने में, और आगे चल के वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। पर लेकिन जब वो वोटिंग जो बूथ रहता है उस पर अपनी वोट डालने जाता है तो उसकी वोट पहले से ही कोई डाल चुका होता है, ठीक है। तो वो जो मूवी है उसमें दिखाया गया कि आप लोग आईएएस बनने के लिए बड़े ही आतुर रहते हैं, पर लेकिन उस लाइफ में क्या स्ट्रगल है वो बड़े ही प्यार से उस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। तो वो काफ़ी अच्छी लगी मूवी, आप लोग भी देखिएगा। अगर बोलोगे तो मैं उसको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम वगैरह पे, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है।
यहां पर जो बात की जा रही है, पहला तो यही है कि आधार कार्ड को लिंक करो वोटर आईडी के साथ में, ताकि जो इंसान जिसकी वोट है वही वोट डाल सके। पॉइंट नंबर 2, अलाउ करो 4 क्वालिफाइंग डेट, यानी कि एटलीस्ट 4 क्वालिफाइंग डेट होनी चाहिए यहां पर, कि एलिजिबल हो लोग यहां पर रजिस्टर कर सकें एज ए वोटर। यानी कि अगर वोटर के तौर पर आप लोगों को रजिस्टर करना है तो एटलीस्ट 4 डेट होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारे देश में आज की डेट में अगर आप लोगों को चंदा देना है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो 4 आप लोगों यहां पर 4 अटेम्प्ट मिलते हैं आप लोगों को चंदा देने के लिए, ठीक है। जब चंदा देने के लिए 4 अटेम्प्ट है तो वोटर को रजिस्टर करने के लिए क्यों नहीं, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। इलेक्शन से पहले यहां पर ये सारे काम चलते हैं, पर लेकिन 4 बार यहां पर होने चाहिए। इसी के साथ में प्रपोजल जो है बैन करने का, जो ओपिनियन पोल और यहां पर एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल मतलब ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि कौन पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आएगी, तो लोगों का एक ओपिनियन सेट करने की कोशिश की जाती है आज के डेट में, जो मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आज की डेट में जो इसके बारे में बात कर करके अच्छे ये पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आ रही है। तो दूसरा बंदा हो सकता है किसी और को वोट देना चाहते हो, पर ओपिनियन पोल देख देखकर उसको लगता है पता चला वोट बर्बाद हो गई, ऐसे इंसान को देते हैं ना जो जीत कर आएगा, भले ही वो इंसान कैसा भी हो। वो नहीं कहता कि भेड़ चाल चल रही है, सब कुएं में गिरेंगे तो मैं भी गिर जाता हूं, वो चीजें देखने को मिलती है। और ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल यहां पर ऐसा इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये तो मेरा फेवरेट है, ठीक है। इसके ऊपर स्टार लगाने ना, क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर और यूपीएससी का जो है दिमाग घूम गया, क्वेश्चन अपने आप ही देके बोला कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा मेरी जीभ फिसल गई। तो यूपीएससी ने ऐसा कुछ बोल दिया, मतलब क्या था, मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया और फिर बोली ये जो क्वेश्चन था सेट ए के अंदर में ये मैं ड्रॉप करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे से ना स्टेटमेंट जो मैंने डाली है ना वो स्टेटमेंट अच्छी नहीं थी। तो यूपीएससी ने खुद बोला यहाँ पर, अगर सेट ए आप लोग देखेंगे, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है यहाँ पर, 80 आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 80, कि भाई साहब इसको खारिज कर देते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन जो है यहाँ पर खारिज किया। तो खारिज करते टाइम यूपीएससी ने बेसिकली यही बोला कि हाँ ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ी है, ठीक है। तो उसने एक्सेप्ट किया यहाँ पर, और वो भी हाँ इसी से रिलेटेड है पूरा क्वेश्चन। तो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिमिट करना सीट की, कोई कैंडिडेट अगर कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो एक ही सीट से कॉन्टेस्ट करे, यानी कि इलेक्शन जो है एक ही सीट से लड़े, क्योंकि उसके घर से तो पैसा आ नहीं रहा है। अभी यहाँ पर जो भी इलेक्शन लड़ते हैं कई कई सीट से लड़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा काफी ज्यादा फेमस हुआ था जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा वडोदरा और वाराणसी यानी कि वी से वोट लड़ा गया। सोनिया गांधी जी अमेठी और बरेली, अखिलेश साहब जो है यहाँ पर फिरोजाबाद और कन्नौज, लालू प्रसाद यादव भी इसी तरीके से, मतलब सारे जो आप लोगों को दे रखे हैं अलग अलग लीडर हैं यहाँ पर, और राहुल गांधी साहब जो है अमेठी और यहाँ पर वेनाड। तो ये कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये निकल कर आती है कि भाई साहब तब तो 2-2 सीट से लड़कर निकल गए, अब कोई एक सीट आप लोगों को रखनी है। अब दूसरी सीट पर फिर से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर अपने इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराने पड़ेंगे। यार ऐसे तो मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे जब ये पढ़ रहा था इसके बारे में, हालांकि पता तो पहले से है, पर अब की बार जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा सा माइंड में कुछ बातें आ गई। माइंड में बातें कैसे आ गई, यानी कि एक ही तरीके से तो बिल्कुल ऐसे ही है कि एग्जाम तो एक ही है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं इनके, ठीक है। पर लेकिन इनको 2 जगह पेपर देने की वो दी जा रही है, यानी कि एक पेपर में फेल हो गए तो दूसरे पास हो जाओगे। ऐसा तो बच्चों के साथ भी होना चाहिए फिर तो, ठीक है। एक ही पेपर को 2 बार देने का मौका देना चाहिए उनको उसी अटेम्प्ट में, यानी कि एक ही अटेम्प्ट में 2 बार मौका मिल रहा है उनको। यहाँ है कि बच्चे लड़ रहे हैं अपना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेने के लिए, उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल रहा है, और ये क्या कर रहे हैं एक ही एग्जाम में 2-2 बार पेपर देते हैं, कम से कम एक में पास होंगे, एक बार फेल होंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये बड़ी ही यार मतलब एक तरीके से जाती हो गई बच्चों के साथ में। अगर बात करें, हमारे पॉलिटिकल लीडर को अपने ऊपर यकीन नहीं है कि हम लोग पास हो जाएंगे क्या, ठीक है, और बच्चों से चाहते हैं कि बच्चा जो है वो अपना उसी एग्जाम में उसी साल पास हो जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, गलत बात है कि नहीं है? तो इलेक्शन कमीशन इंडिया यानी कि जो इनके एग्जामिनर है वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर इनका ये जो सीट है वो कैंसिल किया जाए, उनको एक ही पेपर पे एक ही सेंटर पे हाजिरी लगानी है और वहीं पर इनको पेपर देने हैं। मुझे तो पर्सनली बड़ा अच्छा लगा ये। आप लोगों की क्या रहे, आप लोग बताइएगा। अब आप लोग ये बोलोगे यार इनको ये अधिकार मिलता कहाँ से है कि एक इंसान जो है 2 सीट से जाकर अपना इलेक्शन लड़ सकता है? तो हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट बोलते हैं 1951 का, जिसमें यहाँ पर ये पावर दी गई कि एक अकेला इंसान जो है वो 2 जगह एग्जाम दे सकता है एक ही एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। यानी कि एक ही एग्जाम के टाइम पर उसको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे एक ही पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर में, ठीक है। वैसे आप लोग देखो जैसे यूपीएससी का पेपर देने जाते हैं आप लोग, ठीक है, मान लीजिए यूपीएससी का पेपर देने के आप लोग क्या करें, 2 जगह से आप लोग यहाँ पर एक तरीके से सेंटर डाल सकते हैं और 2 जगह आप लोग पेपर दे सकते हैं, किसी न किसी पेपर में तो पास होंगे ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 1951 में पॉलिटिशियन जो है वो मोर देन 1 सीट से यहाँ पर लड़ सकते थे,
सेक्शन 70 जो है यहाँ पर ये बात करता था कि बोथ द सीट में से जिससे भी लड़ेंगे एक सीट रखेंगे, दूसरी पे फिर से इलेक्शन होंगे बाद में, जिसको आप लोग बाई इलेक्शन बोलते हैं। अगर बात करें एक क्लोज ऐड किया गया 7 सेक्शन 33 में 1996 में। भाई साहब यहाँ तो कहानी कुछ और ही चल रही थी। इससे पहले कई सारी सीट पर आप लोग इलेक्शन लड़ सकते थे, बाद में जलकर 2-20 को लिमिट किया गया है। यानी कि पॉलिटिशियन ये चाह रहे थे कि भाई साहब कहीं ना कहीं से तो जीत कर आएंगे ही हैं, पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में जाकर बैठना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो ये आप लोग समझ सकते हैं काफी ज्यादा खतरनाक एक तरीका खेल खेला जा रहा था, जिसके ऊपर 1996 में कुछ लिमिटेशन लगाई गई कि ठीक है भाई साहब 2 सीटों पर आप लोग इलेक्शन लड़ सकते हो। पर लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं लॉ मिनिस्ट्री को कि ये 2 वाला फंडा भी खत्म करो। एक इंसान जो है वो एक ही सीट से इलेक्शन लड़ सकता है, और यही सही भी रहेगा, क्योंकि बाद में जनता का पैसा जो होता है वो इलेक्शन कराने में काफी ज्यादा बर्बाद होता है। अच्छा, आप लोग अब यहाँ पर ये बताइए ये सही है या फिर गलत है, ऐसा होना चाहिए यस या फिर नो। आप लोग यस या नो में आंसर दे सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके प्रोज और कौन सा आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। सबसे बड़ी तो यहाँ पर अगर प्रोज के बारे में बात करें, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से एक इंसान है जो कि यहाँ पर लड़ना चाहता है अलग अलग सीट से, और वो यहाँ पर इलेक्शन लड़के आ रहा है, तो कई सारी जगह पर वो लोगों को जो है एक तरीके से सर्व कर सकते हैं। यानी कि उसके पास में चॉइस है कि किन लोगों को यहाँ पर वो सर्व करेगा। अब आप लोग सोचो राहुल गांधी साहब जो है दोनों सीट से जीत कर आ गए, अब ये कोई एक सीट रखेंगे यहाँ पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो ये किसी को भी सर्व कर सकते हैं, इनके पास में तो चॉइस है। पर लेकिन जिन लोगों ने इनको वोट दी है और इन्होंने दोनों ने जिता दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को वडोदरा और वाराणसी ने दोनों को जिता दिया, अब यहाँ पर इनके पास में चॉइस है कि किसको चूज करेंगे, वाराणसी वालों। तो एक तरीके से वडोदरा वालों के साथ में धोखा हो गया, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि ट्रस्ट तो उन्होंने भी दिखाया था, वोट तो उन्होंने भी दी थी, तो यहां पर ये वाली दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, यहां पर जो बर्डन पड़ेगा वो यहां पर काफी बड़ा पड़ेगा, जो कि यहां पर एक तरीके से फाइनेंशियल बर्डन आप लोग बोल सकते हैं, और एक तरीके से वोटर के साथ में अनजस्ट हो गया, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर आप लोगों को बाई इलेक्शन जो है वो यहां से कंडक्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि एक सीट से वो जो है उनको क्विट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर भी है यहाँ पर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका टाइम भी लगेगा, पूरी सिक्योरिटी फोर्स लगती है इलेक्शन कंडक्ट कराने में, सारा खर्चा करना पड़ता है, वो सारी चीजें साइड में देखने को मिलती ही हैं। एक और इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी दी गई और हमारी कंट्री में लॉ कमीशन के द्वारा भी दी गई कि देखिए अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है वो यहाँ पर इनको अधिकार तो देता है कि आप लोग 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग एक सीट छोड़कर जाते हैं और एक सीट को आप लोग लगते हैं और फिर बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, तो जो बाई इलेक्शन कंडक्ट यहाँ पर कराए जाएंगे उसका पैसा जो है वो यहाँ पर उसी इंसान से लेना चाहिए जो एक सीट खाली कर जाएगा और यहाँ पर उसके ऊपर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, तो खर्च आएगा। तो बोला गया है कि यहाँ पर विधानसभा के लिए आप लोगों ने यहाँ पर 5 लाख रुपए लेने चाहिए और लोकसभा के लिए आप लोग यहाँ पर उससे 10 लाख रुपए लेने चाहिए, यहाँ पर जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का खर्चा। नॉर्मली क्या होता है, अपने जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनको 2-2 जगह से वो इलेक्शन लड़ा देते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी यही बोला गया कि यार एक तो खर्चा होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी मशीनरी जो होती है वो थक जाती है, लोगों का भी काफी ज्यादा हरासमेंट होता है, वो जाते हैं वोट डालते हैं बार बार बिना किसी रीजन के, जबकि वो ऑलरेडी वोट डाल चुके हैं, ठीक है, एक बार फिर से वो वोट डालने वहां पर जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ पर बातें बोली गई हैं जिसके ऊपर हम लोग को सोचना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो तो फिर यहाँ पर एक तरीके से काम उस तरीके से करना चाहिए। तो ये आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अगर आप लोगों से कोई पूछे ये सही है या फिर गलत है, तो ये देखिए एक तरीके से मुझे तो सही लग रहा है यहाँ पर कि ये सारे जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पर बोले ये सारे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं 2 कानून के बारे में, और इनमें कई बार कंपेयर किया जाता है, तो इनको वर्सेस में लेकर आप लोग चल सकते हैं। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का और एक है 1951 का। अब भाई साहब इनमें डिफरेंस क्या है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले। जो ये वाला है ना, पहले अगर संविधान में बोले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रियम्बल के अंदर भी लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग जो हैं भारतीय नागरिक हैं। तो पहले लोग आएंगे, उसके बाद में यहाँ पर पॉलिटिशियन आएंगे। तो 1950 वाला जो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 वाला, उसमें पहले वोटर के बारे में बात की जाती है और 1951 वाले में पॉलिटिकल पार्टी और उनके कैंडिडेट के बारे में बात की जाती है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में प्रिपेयर करना इलेक्ट्रोल रोल जो रहता है उसके बारे में। डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी यहाँ पर डीलिमिटेशन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके हिसाब से डीलिमिटेशन होता है। एलोकेशन ऑफ द सीट इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर वो इसी के हिसाब से होती है। क्यों? क्योंकि वो कितनी पॉपुलेशन है उसके बेस पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी आता है। तो ये ऐसा एक तरीके से कानून है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं
और स्टार लगा लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की वजह से बात करें तो हम। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा जो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है, और याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर आप लोगों को अगले दिन मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बात की जाए तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है यहाँ पर, इसके बारे में मैंने अभी आप लोग कई बार पढ़ाया भी है। अभी क्वेश्चन यहाँ पर यह डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे जब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ठीक है। अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पॉलिटिशियन है उनके लिए, तो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन द इंडिया, तो कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे वो यहां से देखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है वो यहाँ पर इलेक्शन में यूज की जाएगी। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन जो हमारे सांसद और विधायक हैं उनके बारे में बात की जाएगी। इलेक्शन के अंदर कोई ऑफेंस डिस्प्यूट यानी कि कोई लड़ाई होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर आएगा निकल कर। तो दोनों में कंपेयर करने के बारे में जब बात आए तो पता होना चाहिए ये आम जनता यानी कि मैंगो पीपल यानी कि मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए है, और ये पॉलिटिशियन के लिए जो कि हमारे नौकर है, ठीक है। ये बोलना अच्छा रहेगा वरना ऐसा लगता है मालिक बन के सर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। नौकर हैं ये भाई साहब, हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, तो उनको उतना ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करो जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। भगवान मत समझो, हमारे ही बीच के निकले हुए लोग होते हैं पॉलिटिशियन भी, या फिर कोई किसी सर्विस में जाकर बैठता है। आप लोग क्या करते हो, माई बाप बोलने लगते हो, भगवान बोलने लगते हो, उनको इस तरीके से कर देते हो। आप लोग हो माई बाप उनके, ठीक है। आप लोगों के टैक्स से उनको एक तरीके से सैलरी मिलती है, तो आप लोगों की टैक्स की सैलरी से वो जिंदा है, तभी देश का सिस्टम चल रहा है। तो माई बाप जनता है, ठीक है। तो जनता जनार्दन को माई बाप बनकर ही रहना है, तो इसलिए यहाँ पर ये कानून पहले आया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को ये पता है कि हमारे देश में एक इलेक्शन एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो वोट डाल सकता है एक बार, ठीक है। जब हम लोग वोट एक बार डाल सकते हैं, हम लोग सारी जगह वन वोट के बारे में बात करते हैं, वन पर्सन वन वोट, तो फिर वन पॉलिटिशियन वन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों नहीं, तो वो भी तो होना चाहिए ना। अब एग्जिट पोल के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों गुस्सा है? हमारी कंट्री में जो पोल करने वाले जो भी यहाँ पर लोग हैं भाई साहब, वो इतना शानदार तरीके से एक तरीके से एग्जिट पोल निकालते हैं कि मतलब अलग ही लेवल पर वो खेल रहे होते हैं। तो लोगों के माइंड को वॉश करने की भी कई बार यहाँ पर कोशिश की जाती है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग जो यहाँ पर नेता बैठे हुए हैं, अलग अलग तरीके के वो बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं एक तरीके से जो है यहाँ पर जो न्यूज़ एजेंसी है उनके अंदर उनके लीडर बैठे हुए हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक नया न्यूज़पेपर लिए बैठी है, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो जरूरी है यहाँ पर इनको बैन कर देना, जनता को खुद से डिसाइड करने दो उसको किसको वोट देनी है और किसको नहीं देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखी हुई हैं, सारी बेसिक सी चीजें हैं। वैसे तो पूरा चैप्टर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटी बाय वीर सर्च कर लेना। और जो भी बच्चा लिखता है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग जाकर उसके नीचे डन लिखते हो। बहुत सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो डन जरूर लिख दिया करो। जो भी पुराना लेक्चर आप लोग देखते हो इससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ आप लोग कितने अच्छे से लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे उन चीज़ों का आइडिया लगता रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर किया करो, छोटी सी रिक्वेस्ट है एक तरीके से, बाकी तो आप लोग अपने मन में जो भी आएगा आप लोग वही करोगे, पर फिर भी एक अगर ये कर सको तो जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। वैसे यहाँ पर याद रखेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, सबसे ताकतवर ये पोस्ट इनको मिलती है आर्टिकल 324 की वजह से। 4 हमारी कंट्री में वॉच डॉग हैं, जुडिशरी जस्टिस की ध्यान रखती है, यूपीएससी मेरिट का ध्यान रखती है जो आप लोगों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आप लोग के मनी का ध्यान रखता है, पब्लिक पर्स का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन का ध्यान रखता है, ठीक है। इसी के साथ में 25 जनवरी को हमारी कंट्री में नेशनल वोटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर में है। ये इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं किस किस के, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि ये याद रखिएगा जहां जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है, तो भूलना नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन अभी यहां पर कंडक्ट कराए जाएंगे, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराएगा, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी, ठीक है। राज्य के अंदर जो इलेक्शन होते हैं जो खासकर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी वाले, वो स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट कराता है। तो एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब क्वेश्चन की ओर चलूंगा और ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। बात की जा रही है इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्ट द कैंडिडेट फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग द इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये कोई कानून नहीं है कि जो उसको रोक सके कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से यहाँ पर वो इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। अभी मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, इन 1991 यहाँ पर लोकसभा जो यहाँ पर बात की जा रही है 1991 लोकसभा इलेक्शन, जो लोकसभा में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, तो श्री देवी लाल जो है उनके द्वारा 3 सीट से जो है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके द्वारा लड़ा गया ये इलेक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, या तो ऊपर वाला गलत होगा या फिर नीचे वाला गलत होगा, ठीक है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट अक्सर यूपीएससी देती है आप लोगों के साथ में खेलने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया कि कानून तो है हमारे देश में, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर डिटेल में कि हमारी कंट्री में कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जो कि बोलता है कि 2 से ज्यादा सीट से आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पर लेकिन 1996 में आके यहाँ पर ये उससे पहले आप लोग कई सारी सीट पर लड़ सकते थे, पर लेकिन 1996 में आकर यहाँ पर 2 सीट पर लिमिट कर दिया। और इस क्वेश्चन में बोला गया है 1991 में, तो यहाँ पर देवी लाल के द्वारा यहाँ पर लड़ा गया था 3 सीट से, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ये बोला गया एज पर द एग्जिस्टिंग रूल इफ द कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन, मतलब एक लोकसभा इलेक्शन के अंदर में अगर कॉन्टेस्ट करता है मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि अलग अलग सीट से, तो बोला गया हिज और हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो बाई इलेक्शन होंगे, जब एक सीट वो छोड़ेगा क्योंकि एक सीट पर रह सकता है, तो ये जो है वो यहाँ पर बियर करेगा लॉस। तो यहाँ पर यानी कि एक तरीके से उसी को उसका पैसा देना पड़ेगा। तो ये बोला गया है एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, तो ऐसा कोई रूल नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं है रूल? ये मैंने अभी तो पढ़ाया आप लोगों को, यही तो मांग कर रहे हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही तो बोल रहे हैं हमारे लॉ कमीशन, यही तो मांग की जा रही है, पर लेकिन अब तक कानून नहीं बना इसके ऊपर। तो ये अभी रिकमेंडेशन में है, यहाँ पर ये अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो ये यहाँ पर बोला गया है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ये आप लोगों को वैसे 2 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मली दी नहीं जाती है जो रिकमेंडेटरी नेचर की होती है, तो ये काफी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके चलेगी। हालांकि यूपीएससी रीजन नहीं देती है कि उसने ये क्वेश्चन गलत मान लिया, हटा दिया, तो क्यों हटाया वो एक अलग बात है। चलिए जो भी है, यहाँ पर यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को खारिज कर दिया था, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो ढंग से अगर नॉलेज आप लोगों को रहेगी उस टॉपिक के बारे में, तो यार उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। पर लेकिन अगर नॉलेज नहीं रहेगी तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस तरीके से चीज़ों को याद करो, पढ़ो, समझो, ताकि सारी चीज़ें एक एक माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो सके। ओके, अभी यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई कैंडिडेट जो है वो 1 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है, तो ये कहाँ पर मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है तो आप लोगों को डायरेक्ट पता है इसका आंसर क्या होगा। अभी डिटेल में पढ़ाया आप लोगों को, तो आंसर होगा यहाँ पर 1951, क्योंकि 50 वाला जो है वो लोगों के लिए, ठीक है। तो इस एक ही टॉपिक के अंदर आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ये 1950 और 1951 के बारे में भी आप लोगों ने यहाँ पर जान लिया। इसी के साथ में यहाँ पर जो हम लोगों ने बातें की, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो भी आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग अब यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर भी आंसर दे पाएंगे। आई होप कि इस तरीके से आप लोगों ने टॉपिक को समझ लिया है, तो कोई भी कंफ्यूजन या टॉपिक के बारे में नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उसको दूर कर ही आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो जो भी टॉपिक आप लोगों को पसंद आता है, या फिर उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में है वो पूछ सकते हो, ठीक है। पूरे दिन से कई बार यार आप लोगों ने सुना होगा, जो अभी यहाँ पर पर्टिकुलर एक केस है जिसमें 2002 में जो दंगे हुए थे, उसमें हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो आज के डेट में है, 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। वो जो दंगे हैं उनका आरोप लगाया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के ऊपर कि ये जो दंगे हैं ये आप चाहे तो इनको रोक सकते थे, दंगे आपके द्वारा और भड़काए गए हैं। तो ऐसा आरोप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर लगाया गया था अलग अलग लोगों के द्वारा, ठीक है। उसमें कई सारे ऑफिशियल्स भी थे, कई सारी और बातें वहां पर देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर अभी मुद्दा क्या था, ये जो केस था इसको लेकर फिर से यहाँ पर सुनवाई करने की बात की जा रही थी, और यहाँ पर इनका नाम है जाकिया जाफरी। जाकिया जाफरी जो है कांग्रेस के लीडर थे जिनका नाम था एहसान जाफरी, उनकी वाइफ है जिनकी डेथ हो गई थी, जो खासकर इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड की डेथ, और भी कई सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो उस टाइम पर यहाँ पर ये बहुत ही बुरी कंडीशन हुई थी, सबकी जान गई थी, कई सारे हिंदू, कई सारे मुस्लिम, तो इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, और इसका पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोका जाए। तो इसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा पिटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि जो एसआईटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसको चेक किया जाए, उसमें फॉल्ट है। तो ऐसी बातें यहाँ पर बोली गई थी। तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आई कि यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही ये इशू ऐसा बना कि आगे चलकर भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इस तरीके से देखा गया कि उनको कई सारी कंट्री ने तो अपने वहाँ एंट्री देने से ही मना कर दिया, ठीक है। उनमें से यूएसए भी एक था, क्योंकि ह्यूमन राइट का यहाँ पर इशू सामने आ गया निकलकर कि ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये बातें निकल कर आई थी। पर अभी फिलहाल हुआ क्या, अभी फिलहाल कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा तो एएम खांडवेलकर साहब की जो यहाँ पर बेंच थी, 3 जज की बेंच थी, उन्होंने ये पिटीशन जो है वो यहाँ पर कैंसिल कर दी,
और बोला कि ये पिटिशन जो है वो सही नहीं है। क्यों यहाँ पर इसको कैंसिल करते हुए उनके द्वारा बेसिकली इस जो ये तूल चली हुई थी काफ़ी लंबे समय से, इसको शांत कर दिया, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ये काफ़ी बुरी कंडीशन हुई थी, जो कि गुलबर्ग सोसाइटी है अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर में, वहाँ पर ये इशू देखने को मिला था। और वहाँ से फिर ये पूरे देश के अंदर काफ़ी एक तरीके से ना आग की तरह फैल गया था। तो जैसे ही यहाँ पर ये मुद्दा हुआ यहाँ पर अभी और ये कोर्ट के द्वारा ये सेटल डाउन कर दिया गया साइड में, तुरंत ही यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर एक्टिविस्ट थे, एक तो जिनका नाम था एक्टिविस्ट, जिनका नाम है तीस्ता सितलवाड़, ठीक है, एक्टिविस्ट भी हैं एक तरीके से, और यहाँ पर उनको और इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं, उनको यहाँ पर भी कोर्ट के द्वारा पुलिस के द्वारा बेसिकली गिरफ्तार किया गया। तो उसके चलते भी इशू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया जो तीस्ता, इसी के साथ में यहाँ पर श्री कुमार को एक तरीके से जो पुलिस कस्टडी में भेजा गया 1 जुलाई तक का। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, यूएन बोल पड़ा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। रीजन क्या है यूएन के बोलने का? रीजन ये कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर इसके जो यूएन ने बोला कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के अंदर में। तो यहाँ से जो है ये यूएन निकल के आ गया, और इसके चलते यहाँ पर ये इशू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि ऐसा कुछ है कि जो एक्टिविस्ट है उनको जेल में डाला जा रहा है उठाकर इंडिया के अंदर में। तो हमारी कंट्री में जो भी फ्रीडम को लेकर रिपोर्ट आती है वो सारी बातें आप लोगों को पता है, हमारी इमेज जो है उसमें काफी नीचे है, तो ये और एक नेगेटिव इंपैक्ट वहां पर डाल सकता है, ठीक है। अब अभी देखना ही है क्या सही है क्या गलत है, कोर्ट में चीजें पहुंच रही हैं, उसके बाद में आगे देखा जाएगा जो भी रिजल्ट होगा उसके ऊपर कोई कमेंटबाजी नहीं होनी चाहिए। वैसे जैसे कोर्ट में यहाँ पर चीजें आएंगी निकल कर, सबको पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी आर्टिकल कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इनको इग्नोर कर सकते हो, एक बार पता हो केस का तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इनके ऊपर, ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए आप लोगों को लिमिटेड टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है अच्छे से। ओके, काफी इंटरेस्टिंग यार ये टॉपिक है, यहाँ पर आप लोगों का ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से कवर किया जा सकता है जीएस पेपर 3 के अंदर में, और इसी के साथ में लोकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन सकते हैं। और आप लोगों को कुछ बातें पता भी होनी चाहिए कि हमारे देश में कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे कि बताओ ये कहाँ पर लोकेटेड है चीज़ें जो कि दुनिया में अकेली देश के अंदर ही है, तो उसके बारे में कुछ आप लोगों से बातें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया था। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है, वहाँ से आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। आप लोगों से कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि यार ये नेशनल पार्क है और ये इसका स्टेट है, इसका नाम बताओ, या फिर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये नेशनल पार्क जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आप लोग बता दो। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर ये जो न्यूज़ में आया है ये किसी डिफरेंट रीजन की वजह से नेशनल पार्क न्यूज़ में है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कुछ बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यानी कि करंट और स्टैटिक का मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे से। बात क्या की जा रही है, मणिपुर, जो कि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में जब आप लोग जाओगे एक राज्य देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर है, जो कि म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर ये म्यांमार के साथ में टच करता है, और वैसे आप लोगों को मिजोरम, इधर आसाम और इधर आप लोगों को नागालैंड भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया मणिपुर, और यहाँ पर ये हो गया म्यांमार, यानी कि एक तरीके से बर्मा, जिसको आप लोग पहले बोला करते थे। आज के डेट में आप लोग इसको म्यांमार बोलते हैं, जहाँ पर मिलिट्री रूल कर रही है। तो इस मणिपुर के अंदर एक नेशनल पार्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं यहाँ पर केबुल लैमजो नेशनल पार्क। नाम ऐसा है कि कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो यहाँ पर अभी एक साइट है जो डियर यानी कि हिरन पाए जाते हैं, उनको रिलोकेट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इतने दयालु हैं, उनके द्वारा बोला गया कि यार तुम हिरन को रिलोकेट मत करो, हम लोग इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। अब जहाँ पर तुम इनको रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर इनको कोई प्रोटेक्ट करेगा नहीं। अब तक तो हम लोगों ने इनको बचा कर रखा, आगे आने वाले टाइम में जो है इनकी कहानी जो है वो आप लोगों को खत्म होती नजर आएगी। तो लोगों के द्वारा इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से यहाँ पर केबुल लैमजो नेशनल पार्क के बारे में। ये केबुल लैमजो नेशनल पार्क जो है ये एक रामसर साइट है हमारे देश के अंदर में। आज की डेट में अगर बात करें, कोई आप लोगों से पूछ बैठे कितनी रामसर साइट है, तो टोटल मिलाकर 49 यानी कि हाफ सेंचुरी होने में एक ही कसर रह रखी है, ठीक है। तो ये रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा अभी, रामसर कन्वेंशन के बारे में, जहां से अभी रिसेंटली आप लोगों से स्टेट पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पर रामसर साइट के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि 49 है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन पूछ ले कोई आप लोगों से कि सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है हमारी कंट्री में कौन से राज्य के अंदर में है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, फिर आप लोगों को बता दूंगा जैसे ही आर्टिकल जो है कंप्लीट होने को होगा, बीच में ही बता दूंगा हालांकि कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। आप लोग अटेम्प्ट करो तब तक।
रामसर कन्वेंशन जो था, जिसको रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, स्पेशली एज ए जो यहाँ पर जो वाटर के जो फॉल्स यानी कि वाटर हैबिटेट होते हैं जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं पानी के अंदर में, उसके लिए यहाँ पर ये साइन किया गया। ये ईरान के अंदर में साइन किया गया 1971 के अंदर में, ठीक है, 1971 में साइन किया गया। और इसी के साथ में 1975 में जब हमारे देश में इमरजेंसी की बात चल रही थी, उस टाइम पर यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि एक तरीके से इफेक्टिव हो गया ये उस टाइम से। इसके अंदर जो भी यहाँ पर आसपास में हमारे देश के अंदर में, किसी भी देश के अंदर में जहाँ भी जो कोई साइट पाई जाती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम इसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल मिलाकर 49 रामसर साइट है। और ये 49 रामसर साइट में से सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको आप लोग मिनी इंडिया भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर पाई जाती है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया भी था, अक्सर मुझे याद आ जाता है, एक फ्रेंड था, उसका सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी के अंदर में, तो मैंने पूछा और कौन सा कैडर मिल गया, तो बोला भाई मिनी इंडिया मिल गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो एंजॉय करो यार। तो ये चीज़ें हैं, तो एक तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। अगर बात करें 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, जो कि फ्लोटिंग पार्क है, यानी कि एक तरीके से जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये काइंड ऑफ फ्लोटिंग आप लोगों को यहाँ पर पार्क देखने को मिलेगा। और ये टर्म भी यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा पूछी गई, फुमडीज, ठीक है। फुमडीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्लांट मटेरियल होते हैं उनको लोकली इस नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोकतक लेक आप लोगों को नजर आएगी, तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट में एक इंट्रीगल पार्ट है लोकतक लेक का। तो लोकतक लेक भी आप लोगों से कोई पूछे कहाँ पर है, तो ये आप लोगों को मणिपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पैसा चाहिए तो मनी लेने के लिए लोकतक लेक में जाओ, ठीक है। क्रिएट किया गया 1966 में यहाँ पर ये, और लार्जेस्ट फ्रेश लेक है यहाँ पर, अगर फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। और 1977 में यहाँ पर इसको नेशनल पार्क का यहाँ पर दर्जा दिया गया। तो ये तो हो गया कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क के बारे में। अब जो बातें आप लोगों को बताऊंगा वो कुछ इंटरेस्टिंग होगी और डिफरेंट भी होंगी, और वहां से भी क्वेश्चन बन चुका है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म ऐसी है जो मैंने आप लोगों से कुछ दिनों पहले डिस्कस की थी। ये उस टाइम पर मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में एक पॉइंट पर पहुंचे कि हाँ तुर्की के हाथ में क्या पावर है। तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में उस टाइम पर मैंने बात की थी कि तुर्की जो है ब्लैक सी में अगर कोई हथियार लेकर आता है किसी देश के ऊपर अटैक करने के लिए, उसको रोक सकता है तुर्की को। वो पावर यहां पर दी गई है मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के हिसाब से, यानी कि मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के अंदर में जो रसिया के वॉरशिप आ रहे थे उसको रोक सकता है तुर्की। यहां पर इसके ऊपर यहां पर क्वेश्चन उठ गया था। तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो यहां पर उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए था। पर लेकिन यहां पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग बोलोगे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो यार बहुत बड़ा है इसमें। वो तो एक वॉर से रिलेटेड था, यहाँ पर तुर्की के हाथ में पावर दे रखी है, पर लेकिन ये है रामसर साइट से रिलेटेड। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, और मैं उसको बोलने लगूँ कि आज से वो बंदा जो है उसको हम लोग एसएलवी कमांडो बोला करेंगे, ठीक है। पढ़ने में इतना अच्छा है कि हम लोगों ने उसको एसएलवी कमांडो का खिताब दे दिया। पर लेकिन आगे चलकर पता चला कि वो जो है पर्टिकुलर पर्सन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। उसने पढ़ना बंद कर दिया, अपना प्रॉपर एक शेड्यूल फॉलो करता था वो भी बंद कर दिया। लड़का या फिर किसी लड़की के चक्कर में पढ़कर अपने घर वालों को, पढ़ाई को, सबको भूलकर एक अलग ही जिंदगी जीनी स्टार्ट कर दी। जो भी एग्जाम हुए उसमें रिजल्ट आने बंद हो गए और फेल होना स्टार्ट हुआ, हेल्थ बेकार हो गई, फ्रस्ट्रेशन में जाना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा यार एसएलवी कमांडो का खिताब इस इंसान से छीन लेते हैं, ये इसके लायक ही नहीं है। जो इंसान अपने आप को नहीं थाम पा रहा है वो आगे चलकर देश को क्या थामेगा। तो एसएलवी कमांडो का खिताब उससे छीन लिया। सेम पैटर्न यहाँ पर है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पर जो भी यहाँ पर साइट है इसके अंदर आती है, वो साइट आती है जो कि रामसर साइट के अंदर में डाली गई थी। पर लेकिन रामसर साइट के अंदर जब डाला गया उस टाइम पर उनकी कंडीशन कुछ और थी, उसके ऊपर गर्व करते थे कि रामसर साइट है यहाँ पर ये। पर लेकिन आगे चलकर उसको यहाँ पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसकी खस्ता हालत हो गई है, वो रामसर साइट बनने के लायक ही नहीं बची है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया, उसको रिकवर किया जाए, उसको ठीक किया जाए, उसके बाद में फिर से वो रामसर साइट में सही कैटेगरी में आ जाएगा। तो लोकतक लेक की खस्ता हालत हो गई, उसको लिस्टेड कर दिया गया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर में। हालांकि फिर यहाँ से इसको निकाला गया। तो ये काफी बड़ा प्रेशर पड़ा इकोसिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया था। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक हिरन पाया जाता है जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इसको ब्राउन एंटीलर डियर बोलते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग देखें यहाँ पर, जो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ये इस चीज के लिए फेमस भी है। यहाँ पर इसके सर पर आप लोग देखें कैसे सींग लगे हुए हैं, खतरनाक है बिल्कुल, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, इसको साइंटिफिक जो नाम है इसको यहाँ पर, इसको रूसवरस एलडी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंडेंजर्ड ये डियर आप लोग बोल सकते हैं दुनिया में, यानी कि जो हिरन है ये काफी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर ये इसी के साथ में इसको लोकल एरिया में यहाँ पर सनगई के नाम से भी जानते हैं। तो सनगई पूछे आप लोगों से या फिर ये पूछ ले, जैसे बोले ना कि विली विली के नाम से जानी जाती है क्या, साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, तो वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ऐसे यहाँ पर इसको सनगई के नाम से जाना जाता है लोकल एरिया में, और वैसे इसका नाम मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो ये जो फुमडीज हैं यहाँ पर ये खत्म हो रही हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो हिरन है उनकी भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका लोकल एरिया में रहने खाने पीने की जगह खत्म हो रही है। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी बुरी कंडीशन में आ गए, और यहाँ पर ये इनको बोला गया 1951 में कि रिपोर्ट किया गया कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। पर लेकिन एक ब्रिटिश टी प्लांटर थे, या फिर आप लोगों को यहाँ पर इनको बोल सकते हैं एक नेचुरलिस्ट, यानी कि मौसम और एक तरह से नेचर पर फोकस देने वाले, जिनका नाम था एडवर्ड पिचर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये काम किया गया ईपीजी के द्वारा 1953 में, और यहाँ पर इनको रीडिस्कवर किया गया, यानी कि इसके ऊपर काम किया गया। तो अपनी लाइफ का काफ़ी बड़ा पोर्शन इनके द्वारा दिया गया ये सारी चीज़ें कवर करने में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें अगर मैं आप लोगों से और शेयर करूं, जहां से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कॉमन नेम इसका बताया मैंने अभी आप लोगों से, यहाँ पर सनगई, ब्राउन एंटीलर डियर, डांसिंग डियर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि स्टार आप लोग लगा लेना। ठीक है, डांसिंग डियर भी जानते हैं। ठीक है, आप में से डांस करना किसको आता है बताइए जरा। भाई साहब हमसे मत पूछना, हमको पर भंगड़ा आता है, थोड़ा बहुत हाथ हिला लेते हैं, और भंगड़ा सभी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, उन्हें ढोल की बीट पर हाथ हिलाना बस वही आता है, उससे फालतू नहीं आता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो है मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, कई बार आप लोगों से साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं। तो रुसर्वस एलडी, तो इसका साइंटिफिक नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करें तो इनका हैबिटेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खत्म हो रही है, यहाँ पे लेक जो है वो खत्म हो रही है, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत में आ जाते हैं, कई बार इनकी हंटिंग भी की जाती है। ठीक है, उसकी वजह से दिक्कत में आ जाते हैं। तो ये ऐसे हिरन जो होते हैं कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें रहती हैं, उनका एरिया खत्म हुआ तो उनकी कहानी खत्म होने लगती है। इनको प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो आयुषन, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एयर, जो यहाँ पर लिस्ट है रेड लिस्ट, उसमें इसको इंडेंजर की कैटेगरी में रखा गया है। एक है CITES, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो इसका नाम है पूरा, मतलब क्या हो गया कि इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनका व्यापार करना मतलब बंद है, चाहे वो पेड़ पौधा फूल पत्ती हो, चाहे वो जीव जंतु हो, जैसे कि हिरन हो गया। तो ये वाला बोलता है, इसमें अपेंडिक्स 1 इसको रोकने का काम करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे देश का ये 1972 का, इसके शेड्यूल 1 में रखने का मतलब ये है कि चीज़ों को इस तरह की हरकतों से रोकना। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अक्सर अगर बातें करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल पार्क के बारे में। ये यूनिक है, ठीक है, ये फ्लोटिंग वेजिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर सपोर्ट करती है रिच बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो ये क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो सीधा सीधा यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, सॉरी बी, ठीक है, ये है कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क। ठीक है, तो यह आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पर, जो कि आप लोगों को होमवर्क करना है, और यूपीएससी में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में कैलेडियो घाना नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इनके बारे में आप लोगों को जाकर पढ़ना है और बताना है कहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बाकी यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क के बारे में, या फिर डांसिंग डियर के बारे में। तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो ये तो आंसर आप लोग दे ही दोगे, कहाँ पर है, ये है मणिपुर के अंदर में। ठीक है, तो बेसिक स्टेटमेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर कई सारी बेसिक चीजें मैंने बता दी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। अगर ध्यान से देखोगे तो क्या इशू था ये बता दिया, कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क के बारे में बता दिया, रामसर साइट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी, फुमडीज के बारे में आप लोगों से बेसिकली फुमडी के बारे में पूछा जा सकता है, रामसर साइट तो मैंने बताई दी। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में, और इसके अलग अलग जो नाम है इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। इसी के साथ में यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया, और एक क्वेश्चन आप लोगों को अलग से भी। तो प्रैक्टिस भी आप लोगों की साथ साथ चलती रहती है, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। तो टॉपिक को ऐसे कवर करो कि कोई भी कंफ्यूजन माइंड में न रहे। ठीक है, अच्छा, इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग पहले ये बताइए कौन कौन से राज्य से आप लोग निकल कर आते हैं, अपने राज्य का नाम आप लोग बताइए। ठीक है, और राज्य के नाम के सामने अपनी कैपिटल आप लोग लिखिए कि आप लोगों की कैपिटल कौन सी है, यानी कि राजधानी कौन सी है आप लोगों के राज्य के अंदर में, उसका नाम आप लोग लिखिए। और अगर मैं अब आप लोगों को ऑप्शन दूं कि आप लोगों को ये कैपिटल की जगह और ऑप्शन मिल रहा है, एक और कैपिटल यानी कि एक और राजधानी आप लोग अपने राज्य के अंदर बना सकते हैं, तो वो कौन सी होगी, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के राज्य के अंदर एक ही राजधानी काफी है,
या फिर अलग अलग 3 राजधानी होनी चाहिए। अगर आप लोगों से कोई वोट डालने के लिए बोले तो आप लोग किस पर वोट डालोगे, यानी कि जैसे कि जुडिशरी के लिए अलग से होगी, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग से होगी, लेजिस्लेटिव के लिए अलग से होगी, तो इन सब के लिए अलग अलग कैपिटल होनी चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर प्रपोज की गई थी अभी रिसेंटली, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही उम्दा तरीके का ये आर्टिकल रहने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग ये क्लियर करेगा वैसे तो आंध्र प्रदेश के बारे में, पर लेकिन अगर क्वेश्चन कोई पूछ ले आप लोगों से इस तरीके से इंटरव्यू के अंदर भी कि आप लोग ये क्या रहे इसके बारे में, तो आप लोग क्या इसको एक्सप्लेन करोगे। एक क्वेश्चन भी है जो कि आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है डिस्कस द आइडिया ऑफ मल्टीपल स्टेट कैपिटल्स, एक्सप्लेन इन व्हाट वे इट मे इंपैक्ट द गवर्नेंस ऑफ स्टेट इन द कंट्री। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं क्वेश्चन लिखने के लिए देता हूं तो अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 100 से 150 शब्द में लिख सकते हैं, और अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 200 से 250 शब्द में आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए रेगुलरली, तो आप लोगों के अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, एग्जाम में बैठकर कंफर्टेबल फील करोगे। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन साहब की बात सुनी होगी ना कि अगर मुझे कोई 4 घंटे दे एक पेड़ को काटने के लिए, तो बाकी 3 घंटे जो है मैं अपनी जो कुल्हाड़ी है मैं उसको बेसिकली उसकी धार तेज करूंगा और 1 घंटा पेड़ काटूंगा। तो ये तभी होता है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना चीजों के लिए। ठीक है, तो जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो फिर वहां पर आप लोग कुल्हाड़ी से आप लोग पेड़ काटने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग अगर एक बार को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ये सारी चीजें अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में फिर आप लोग कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखा करो। ओके, तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आर्टिकल बन जाएगा। जीएस पेपर 1 सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और इसी के साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पहले आप लोग एक बार मैप में आंध्र प्रदेश को थोड़ा निहारिए, चीजें आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। आंध्र प्रदेश यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर राज्य नीचे हो गया और ऊपर है तेलंगाना। 2014 में हमारी कंट्री में एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना निकाल के। तेलंगाना पहले जो था यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आज से यहाँ पर इशू चलना स्टार्ट हुआ। देखिए कोई भी चीज होगी ना उसके पीछे हिस्ट्री होगी। जब आप लोग हिस्ट्री उठाकर पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में स्टार्ट आनी हो जाएगी कि अच्छा कहां से आ गया ये। ऐसा तो नहीं कि पहली बार यहाँ था, अभी नया नया निकाल के आ गया, इससे पहले क्या इसके बारे में कभी किसी ने कोई बात ही नहीं की, क्या कभी कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। तो जब आप लोग जाकर देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अच्छा पहले भी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, तो ऐसा है कि यहाँ पर हिस्ट्री जब आप लोग उठाकर देखोगे तो आप लोग को जानने को मिलेगा ये जब देश आजाद हुआ उसके बाद से यहाँ पर मुहिम स्टार्ट हो गई थी कि एक नया राज्य यहाँ पर बनाना चाहिए। तो जब यहाँ पर 1956 की एयर फेयर में तो तेलंगाना रीजन जो था वो हैदराबाद स्टेट के साथ में हुआ करता था। आज के डेट में तो हैदराबाद आप लोगों ने देखा तेलंगाना की कैपिटल है, पर लेकिन उस टाइम पर हैदराबाद एक पूरा एक राज्य हुआ करता था। आप लोगों ने सुना होगा निजाम ऑफ हैदराबाद। तो वहां पर उस टाइम पर जब इसको अलग निकाला गया और यहाँ पर इसको हैदराबाद से निकालकर इसको आंध्र प्रदेश के साथ में मर्ज किया गया, तो 1956 से लेके 1914 तक यहाँ पर तब से लेके लोगों के मन में कुछ ना कुछ एक तरीके से चीजें ऐसी रहती थी कि यार पता नहीं क्यों हम लोग इनके साथ में हैं, हम लोग को अलग होना चाहिए। तो तब से लेकर यहाँ पर ये चीजें चलती रही और 2014 में आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य निकालकर बना दिया गया जिसको हम लोगों ने बोला बेसिकली तेलंगाना। ठीक है, तो उसी तेलंगाना के बारे में तो हम लोग बात नहीं करेंगे, पर लेकिन आंध्र प्रदेश के बारे में जरूर बात करेंगे। जब एक नया राज्य निकल गया तो यहाँ पर मुहिम चली कि एक शानदार कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल आंध्र प्रदेश को मिली थी वो थी हैदराबाद, पर लेकिन वो 10 साल के लिए मिली थी। अब एक नई कैपिटल आप लोगों को बनानी है तो उसके हिसाब से आप लोगों को काम करना पड़ेगा। लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो सीट है वो भी डिवाइड हो गई। यहाँ पर अलग अलग आंध्र प्रदेश के हिस्से 25 आई और यहाँ पर असेंबली सीट जो थी वो 175 आई और तेलंगाना के हिस्से में यहाँ पर 17 आई और बाकी जो असेंबली की सीट थी वो 119 आई। तो सारी चीजें पॉपुलेशन भी पूरी डिवाइड होगी यहाँ पर। तो हमारी कंट्री में 29 राज्य बन गए। हालांकि आज के डेट में 28 है, उसका रीजन आप लोग जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी बना दिया और पहली बार देश में ऐसा हुआ कि कोई यूनियन टेरिटरी जो है वो कोई राज्य जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया, वरना आज की डेट में हमारे देश में 29 स्टेट होते। तो यहां पर अभी ये बोला गया कि चलो एक नया राज्य बनाया जाएगा। ये जो नया राज्य बनाया जा रहा है उसकी नई कैपिटल भी होनी चाहिए। तो नई कैपिटल के लिए यहाँ पर जो उस टाइम पर गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पर अमरावती को एक नई कैपिटल बनाने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। अमरावती को जो काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया तो उसके पीछे कई सारी बातें निकाली गई। आखिर अमरावती को ना यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कैपिटल बनाना है। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें देखने को मिलने लगी, पर लेकिन अमरावती तो बाद में आएंगे। पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि तेलंगाना जो राज्य है उसका नाम कहां से निकाल कर लाया गया, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला, तो ये आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग भी इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर तेलंगाना का नाम कहां से निकाल कर लाया गया कि तेलंगाना 2014 में बना तो दे गया, पर लेकिन ये निकल के कहां से है, तो एक वर्ड है यहाँ पर त्रिलंगा देसा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली त्रिलंगा देसा जो शब्द है ये यहाँ से निकाल कर लेकर आया गया और त्रिलंगा जो यहाँ पर तेलंगाना जो रीजन है यहाँ पर पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बेसिकली 3 जो शिव टेम्पल है उनके साथ में इसको कनेक्ट करके देखा जाता है।
इनके नाम आप लोग याद रखते हैं, जैसे यहाँ पर श्रीसेलम हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर हो गया कालेश्वरम, और नेक्स्ट यहाँ पर हो गया ये हो गया द्राक्षाराम। ठीक है, तो ये तीन से यहाँ पर इसको बेसिकली तेलंगाना बेसिकली नाम शब्द निकाल कर लाया गया। ठीक है, तो वर्ड है यहाँ पर त्रिलिंगास देसा, जो कि शिव के 3 टेंपल के साथ में कनेक्टेड है। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले या फिर आप भी किससे पूछ सकते हो, तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहाँ पर जब बोला गया कि इस तेलंगाना को तो अलग कर दिया, पर लेकिन आंध्र प्रदेश जो है उसकी अब नई नई कैपिटल बनानी पड़ेगी। जो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा बोला गया कि एक कैपिटल बनाएंगे अमरावती में, शानदार तरीके की पूरी भव्य कैपिटल बनाएंगे, और उनके द्वारा एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की तैयारी वहां पर की गई। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल एक तरीके से फिक्स नहीं रहती है, टाइम के साथ में चेंज होती रहती है। ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला और यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होगी और एक नई पावर जो है वो यहाँ पर बेसिकली एक नई जो गवर्नमेंट है वो पावर में आ गई, और इनके द्वारा जो है बोला गया नहीं यार मजा नहीं आया, पहले वाले ने जो बोला था ना एक कैपिटल बनेगी, वो मुझे मजा नहीं दे रही है, मैं चाहता हूं कि कम से कम 3 कैपिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनके द्वारा माहौल बनाया गया 3 कैपिटल बनाने का, और तीनों कैपिटल अलग अलग। एक होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ठीक है, जिसमें यहाँ पर इनके राजभवन, सेक्रेटरिएट वगैरह ये सारे ऑफिस होंगे, हेड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सारे ये होंगे। आप लोगों ने देखिए जैसे आप लोग सेक्रेटरिएट के बारे में बात करते हैं, तो ये एक तरीके से होगा कहां पर, ये इनकी अलग होगी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, और ये विशाखापट्टनम में रहेगी, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा इनके द्वारा बोला गया कुर्नूल को बनाएंगे यहाँ पर बेसिकली लेजिस्लेटिव कैपिटल, तो लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है कुर्नूल बनेगी, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर लोकेशन। और जुडिशियली कैपिटल यहाँ पर लेजिस्लेटिव मतलब जहां पर कानून बनाए जाते हैं, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती है, जहां पर आप लोगों के विधायक साहब बैठेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे नंबर की आ गई जुडिशियल कैपिटल। तो जुडिशियल कैपिटल में क्या करेंगे, यहाँ पर इनका हाईकोर्ट की बेंच आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर बोला गया अमरावती, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन यहाँ पर एरिया है, और पहले वाली गवर्नमेंट ने जिसको बोला था कि हम लोग पूरी कैपिटल बनाएंगे, इनके द्वारा बोला गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग अपनी जुडिशियल कैपिटल बनाएंगे। तो ये जो पूरा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला, ये जो पहली गवर्नमेंट थी और ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, इसमें जो काफी बड़ा चेंज निकल कर आया। तो इनके द्वारा बेसिकली क्या किया गया, पहली गवर्नमेंट के द्वारा जो जद्दोजहद करके दुनिया भर के पैसे इकट्ठे कर पैसे लगाए गए थे, दुनिया भर की जमीन खरीदी गई थी, और उस टाइम पर कई सारे माहौल देखने को मिले थे, तो उसको यहाँ पर इनके द्वारा उलट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा मनमानी कर अपने हिसाब से काम कर लिया गया। बीएन श्रीकृष्णा कमेटी जो कि इंपोर्टेंट हो सकती है, इसी के साथ में जीएन राव कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए एक सुटेबल लोकेशन पर कैपिटल का, अगर आप लोग करना चाहते हैं। तो यानी कि इनके द्वारा पूरा माहौल बनाया गया और उसके बेस पर बोला गया कि कैपिटल का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। आप लोगों से कोई पूछे कोई ऐसा और भी राज्य है क्या जहां पर कैपिटल इस तरीके से आप लोग डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च है जिसके ऊपर आप लोग याद रखेगा, और इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी आप लोग को बताए जाएंगे। जैसे हमारे देश में महाराष्ट्र एक राज्य है जहां पर आप लोगों को 2 कैपिटल देखने को मिलती है, मुंबई और नागपुर। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो विंटर सेशन है वो यहाँ पर असेंबली के जो होल्ड होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को अलग तरीके से, और मुंबई नॉर्मली आप लोगों को पता है, यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हमारे देश में भी अगर बात करें तो मुंबई को हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा कैपिटल शिमला और धर्मशाला, तो विंटर सेशन के लिए जो है धर्मशाला में चीजें चलती हैं। और अब तक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी 2 कैपिटल हुआ करती थी, पर लेकिन अब तो चलो कोई काम ही नहीं रहा, तो यहाँ पर इसकी कहानी खत्म हो गई। पर बाकी के 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी जो पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर क्या ये सही है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेंगे, जरा से बताओ भाई साहब सही है क्या ये, तो देखिए यहाँ पर 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आने वाली है। पहला यहाँ पर यह कि कोऑर्डिनेशन बनाना अलग अलग एरिया में, और इसी के साथ में लॉजिस्टिक फेयर। मान लीजिए आज के डेट में ऑफिस कहीं और बन रहे हैं, गवर्नमेंट कहीं और से चल रही है, ठीक है, कानून बनाने के लिए कहीं और भागना पड़ रहा है। सोचो आज की डेट में अगर अपने अपने राज्य में आप लोग जहां जहां पर भी देखते हो चीजें हैं, वहां पर आज के डेट में लेजिस्लेटिव चल रही है, कानून बन रहे हैं, और फिर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए किसी और जगह पर जाकर बैठ रही है अलग अलग एरिया में, ठीक है, कोई केस आगे जुडिशरी के लिए कहीं और भागना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से एक तो कोऑर्डिनेट करना काफी ज्यादा टफ पड़ जाएगा यहाँ पर। तो बोला गया जितना आसान बोलना है ना यहाँ पर शब्दों में आप लोगों ने बोल दिया, उतना आसान इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोगों को इजी जितना आप लोग इसको लग रहा है कि ठीक है, पर लेकिन करने में आप लोग के पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पैसा इतना ज्यादा लगेगा जिसकी कुछ हद नहीं है, एक ही जगह सारी चीजें निपटा देना। आप लोग समझ रहे हैं, जब एक परिवार एक जगह इकट्ठा रहता है तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा एक ही चूल्हे पर सबकी रोटी बन जाती है, एक ही खेत में ट्रैक्टर जो है वो सारे काम कर देता है, घर में एक ही जो बुगी और छोटा या फिर भैंसा आप लोग बोल देते हैं वो एक अकेला ही काम कर देगा, एक ही गंडासा है घर में इन्यार काटने वाला, घास काटने वाला एक ही काम कर देगा, घर में एक ही चक्की है आटा पीसने वाली एक ही काम कर देगी। पर सोचो जब यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, अगर 2 भाई अलग हो गए, 3 भाई अलग हो गए या फिर 4 भाई अलग हो गए, तो वो कॉस्ट जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो यही बात यहाँ पर समझाने की बात की जा रही है, और ये काफी बुरी कंडीशन होगी। उससे ज्यादा खतरनाक चीज ये होगी जब एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा वो भाई साहब लेकर आया एक हीरो होंडा स्प्लेंडर,
तो हम लोग बुलेट लेकर आएंगे, अरे वो बुलेट लेकर आए तो हम लोग कार लेकर आएंगे। तो फिर वो वाला माहौल चलना स्टार्ट होता है, तो कोल्ड वॉर होती है स्टार्ट दोनों भाइयों के बीच में, तीनों भाइयों के बीच में, जिसका कोई मतलब बैठता नहीं है और उसी में उनकी जिंदगी खप जाती है। जब सैया पर लेटे होते हैं, आखिरी मोमेंट चीजें जिंदगी को देख रहे होते हैं, उस टाइम पर लगता है यार जिंदगी वैसे ही गुजार दी। तो जिंदगी में हमेशा एक प्रोडक्टिव लाइफ आप लोगों को लेकर चलनी है, वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर ये बातें बोली है, टाइम एंड कॉस्ट और कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक फेयर जो है, लॉजिस्टिक मतलब सामान को लाना ले जाना काफी ज्यादा टफ यहाँ पर पड़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो बोला गया विशाखापट्टनम में होगी, वो 700 किलोमीटर है, जुडिशियल कैपिटल जो कि कुर्नूल में होगी, और 400 किलोमीटर है लेजिस्लेटिव कैपिटल जो कि अमरावती में होगी, और अमरावती और कुर्नूल के बीच में भी 350 या 370 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो यानी कि आने जाने में रह जाएंगे भाई साहब। तो ये सही तरीका नहीं है। अगर किसी को रियलिटी में लगता है ऐसा होना चाहिए, तो देखिए उसके फिर प्रॉपर तर्क होने चाहिए। तो यही बात ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जो है यहाँ पर इनका जो मुद्दा था कैपिटल बनाए रखने का, उसको खारिज कर दिया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक ऐसा देश भी है जिसकी 3 कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी, और वो कौन सा है? वो है साउथ अफ्रीका। अगर आप लोग मैप में जाकर एक बार साउथ अफ्रीका को निहारोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। लोकेशन एक बार पहले मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोग इसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर आप लोगों को साउथ अफ्रीका देखने को मिल रहा है। इसके अंदर 2 देश हो रहेंगे, एक का नाम है लिसिथो और एक का नाम है ईस्वातिनी, ठीक है। तो एबीसी के साथ में कनेक्ट रहते हैं, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं हो जाना है। तो यहाँ पर आप लोग साउथ अफ्रीका देख पा रहे हैं, तो इसकी 3 कैपिटल आप लोगों को नजर आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसे देश नहीं है। तो जैसे कि देश पहला हो गया यहाँ पर पेरिटोरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, दूसरा हो गया केप टाउन, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरा हो गया यहाँ पर ब्लूम फाउंटेन, ये आप लोग को जुडिशियल कैपिटल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनका कोर्ट बैठता है, वो जोहान्सबर्ग में देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग रीजन में इनके द्वारा अलग अलग अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें जो हैं वो क्रिएट की गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है हो नहीं सकती है, हो सकती है सारी चीजें। बस आप लोगों को देखना कि आप लोग उसकी कॉस्ट क्या पे करने के लिए तैयार है। आप लोग क्या लगता है आज के दिन में अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करें, आप लोगों को नहीं लगता है आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। पहले जितने लिबरल तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे थे, उससे थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। पहले जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करे थे, उससे थोड़ी सी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले जितना आप लोग अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करते थे, उससे थोड़ा सा और ज्यादा शांत रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी तब जाकर चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें, तो कोई भी काम करना टफ नहीं है, टफ किया जा सकता है, पर उसकी कॉस्ट पे करने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो वो आप लोग को देखना पड़ेगा। क्या आप लोग अपनी जिंदगी में से सारा टाइम निकाल कर धर देने के लिए तैयार है, तो वो आप लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा भी कुछ ऐसे ही बोला गया। पूरा मुद्दा भी मैं आप लोगों को समझाता हूं। अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर यह है कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा बोला गया यहाँ पर कि कैपिटल चेंज करनी है। तो कोर्ट में ये मैटर पहुंचा, लोगों के द्वारा बोला गया कि हमारी जमीनें ले ली गई थी और दुनिया भर की जमीनें ले गए, कंपनसेशन देने की बात की गई, पर लेकिन वो कंपनसेशन हम लोग को दिखाई नहीं दिया गया। तो बोला यह गया अभी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा, अगर कल को चलकर कोई पॉलिसी के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो एक तरीके से डेमोक्रेसी के हिसाब से होना चाहिए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक तरीके से कुछ अच्छी चीजों के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी मनमानी चल रहे हैं। तो इसी के द्वारा एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर दिया गया जो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनके द्वारा बोला गया यहाँ पर डॉक्ट्राइन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट एंड प्रोमिस। ट्रस्ट एंड प्रोमिस मतलब जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मंथली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जो बोलता है वो करके दिखाता है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से यहाँ पर ट्रस्ट और प्रोमिस हो गया, यानी कि जो प्रोमिस किया उस पर आप लोगों को ट्रस्ट है कि बोला है तो होगा जरूर। मैंने बोला कि वीडियो आएगी जरूर, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं हो तो ये वाला अगर गवर्नमेंट में एक बार ट्रस्ट हो जाए, सोचो आप लोग कितना मजा है कि हाँ गवर्नमेंट ने एक बार बोल दिया कि भाई साहब बच्चों को जॉब मिलेगी तो मिलेगी जरूर, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक बार बोल दिया कि बिजली इस तरीके से आएगी तो आएगी जरूर, हेल्थ की फैसिलिटी ऐसे होगी तो होगी जरूर। एक बार अगर ऐसा ट्रस्ट गवर्नमेंट में होना स्टार्ट हो गया तो ये समझो कि सारी चीजें ही साइड में हो जाएंगी। तो यही बहुत बात की जाती है, अगर कल को चलकर आप लोग ट्रस्ट यहां पर बनाते हो कि यहां पर एक कैपिटल बनेगी और लोगों से आप लोगों ने जमीनें ले ली हैं, तो फिर वो ट्रस्ट जो है वो फॉलो करना चाहिए। यानी कि आप लोगों की गवर्नमेंट चेंज होगी तो ट्रस्ट चेंज हो गया, भाई साहब लोगों को उससे मतलब नहीं है, लोगों को अपना काम होना चाहिए उनका, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर रखा गया, लोगों के नौकर हो तो उसके तरीके से काम होना चाहिए। तो लोग जो है यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर एक तरीके से कभी उनको पैसे उनसे मतलब जमीन ले ली, पैसे नहीं मिल रहे, धक्के खाते घूम रहे बेचारे, तो ये सारी चीजें फिर देखने को मिलती हैं। 2014 में बोला गया कि अमरावती रीजन जो है उसको एज ए आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाया जाएगा। चलो ठीक है, बनाया जाएगा, उसके लिए दुनिया भर का खर्चा किया गया, अपना जमीन वमीन खरीदी गई, वो नहीं नगाड़े खूब बजवाए गए, चलो ऐसा कुछ करते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। चीफ मिनिस्टर जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब जो हैं उनको वो चीजें पसंद नहीं, उनको लगा कि यार नहीं ऐसा नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अमरावती लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, और कुर्नूल जो होना चाहिए वहां पर हाईकोर्ट होना चाहिए, जुडिशरी कैपिटल होना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा माहौल तैयार कर दिया, और ये पूरा माहौल इनके द्वारा तैयार किया गया, पूरा सोच समझकर कमेटी बैठाकर
पर लेकिन वही है, यहाँ पर जो पहले वाले के द्वारा जो काम किया गया था उसको तो तुमने साइड में रख दिया। पहले वाले के द्वारा यहाँ पर लगभग 30,000 एकड़ जमीन जो है उसको यहाँ पर इनके द्वारा डेवलप करने का स्टार्ट किया गया और 15,000 करोड़ रुपए जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर खर्च किए गए। तो ये जो पैसा है, ये ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पिताश्री यहाँ पर छोड़ के गए थे कि तुमने सोचा कि चलो कोई नहीं, खराब हो गया, छोड़ो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब ये जो पैसा है, ये पैसा यहाँ पर जनता का है, टैक्स का मनी है। आप लोगों को बस अधिकार दिया गया इसका रखवाली करने के लिए, आप लोग नौकर हो इस पैसे की रखवाली करने के लिए, ना कि मालिक। पर लेकिन जैसे हम लोग चुनकर भेजते हैं गवर्नमेंट को, वो अपने आप को मालिक समझने लगती है और लोगों की जो भी यहाँ पर बेसिक एक्सपेक्टेशन है उस पर पानी फेरने लगती है। तो 3 कैपिटल का आइडिया जो है अभी यहाँ पर स्टेट हाईकोर्ट के द्वारा उसको साइड में रख दिया गया और उसके चलते यहाँ पर ये बोला गया कि जो ऑलरेडी यहाँ पर काम चल रहा है उसी को आगे लेकर चलो। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर जो आप लोगों ने प्रोमिस किया है उसी को लेकर आगे चलना है यहाँ पर, और यहाँ पर ये काम जो है आगे बढ़ना चाहिए विद इन 6 मंथ। ये बातें बोली गई। जिन किसानों की जमीन आप लोगों ने ले रखी है और जो उनको कंपनसेशन देने की बात की गई थी वो कंपनसेशन यहाँ पर देना चाहिए। स्टेट का आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको यहाँ पर जो काम करना था, तो वो सारी बातें बोलेगी कि विद इन 3 मंथ जो है वो भी प्रॉपर वे में वो जो जमीन है जो देने की बात की गई थी, जो भी प्रोसेस चला था उसको कंप्लीट किया जाए। यहाँ पर ये बोला गया। अगर बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो पॉलिटिकल टर्म्स में अगर आप लोग देखते हैं तो 3 ऑर्गन आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये अलग अलग जगह पर यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, तो काफी बड़ा यहाँ पर आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये एक तरीके से ऐसा है कि यहाँ पर एक रीजन इसके पीछे दिया गया इसलिए हम लोग चेंज करें, डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिटिकल मुद्दे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तुमने ऐसा कुछ किया है, मैं तुम्हारी जो भी यादें हो सारी मिटा दूंगा। आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम पर देखा होगा, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पहली वाली गवर्नमेंट की पॉलिसी के नाम चेंज कर अपनी नहीं कहते कि एक तरीके से कि वो पियाला जो है वो नया आ गया पर चाय जो है सो पुरानी डाली जा रही है। ठीक है, और ये काम ऐसे नहीं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, पहली गवर्नमेंट ने भी ऐसे दुनिया भर के काम किए। नई गवर्नमेंट आती है पॉलिसी चेंज करके रख देती है जरा सी देर में, और कई बार पॉलिसी भी चेंज नहीं करती, बस नाम चेंज कर देती है। तो ये हरकतें गलत है। बेसिकली अगर कोई काम स्टार्ट कर दिया है तो फिर वो कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो ऑल द पार्ट ऑफ स्टेट में यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया डेवलपमेंट होगा, पर लेकिन उस डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या आने वाली है वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है उसको एक प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलना चाहिए, समझना चाहिए कि जो भी यहाँ पर एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो आप लोगों की बात सही है, पर लेकिन यहाँ पर उस इंक्लूसिव डेवलपमेंट के नाम पर जो ऑलरेडी आप लोगों ने एक कैपिटल का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, किसानों को जो भी आप लोगों ने प्रॉमिस किया है उनका तो कोई भी फुलफिल नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर ये सही नहीं है, जो प्रॉमिस आप लोगों ने पहले किया था उसको फुलफिल आप लोगों को कर रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर बेसिकली कॉम्पनसेशन वगैरह दीजिए, वो सारी बातें बोलेगी। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करें तो वो अलग अलग रीजन में शिफ्ट हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर अभी यहाँ पर ये वर्डिक्ट नहीं गया तो अभी यहाँ पर ये चीजें जो है यहीं पर ही समाप्त हो जाएगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो फिर और ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती है। तो वैसे तो यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बताया आप लोगों को कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट और प्रॉमिस की बात यहाँ पर आ गई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा कि कल को चलकर कोई पॉलिटिकल चीजों के अंदर चेंज होता है तो यहाँ पर नए नए पर्टिकुलर रीजन जो है अपनी काल्पनिक भावनाएं लेकर आता है और फिर वो चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में कि क्या नई कैपिटल 3 होनी चाहिए या फिर एक के अंदर ही होना चाहिए? आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, आप लोग किसी मॉल में जाते हैं तो आप लोग को लगे खाना खाने के लिए दूसरे मॉल में जाना है, ठीक है, मूवी देखने के लिए कहीं और जाना है, इसी के साथ में आप लोग कुछ खरीदना है तो कहीं और जाना है, तो वो वाला मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही ज्यादा टफ कॉस्ट आ जाएगी, मतलब उनको डेली जो विधायक वगैरह है उनको गाड़ियों भर भर कर कहीं और ले जा रहे हैं, गाड़ी तो नहीं जाएगी, सारे जहाज में जाएंगे बैठ बैठ के, तो अलग ही माहौल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये कितना ज्यादा एक तरीके से इफेक्टिव है आप लोग बोल सकते हैं। वैसे फायदे भी हैं, अलग अलग एरिया के डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लोग और ज्यादा अच्छे से चीजों के साथ में कनेक्ट पाएंगे जब चीजें डिसेंट्रलाइज हो जाती है। पर लेकिन कोर्स समझना पड़ेगा। मैं बोलूं आप लोगों को इंडियन ईयर बुक पढ़नी है आप लोगों को बैठ के, या फिर मैं आप लोगों को बोलूं उसकी जगह लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है, तो आप लोगों को कौन सा ज्यादा इफेक्टिव लगेगा? तो लक्ष्मीकांत ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो कितना इनपुट देने के बाद में कॉस्ट कितनी निकल रही है वो आप लोग को समझना पड़ेगा, और वही एक इफेक्टिव तरीका होता है चीजों को देखने का। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। पूरे देश के अंदर फिर से एक तो यही मुद्दा चल रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है। तो आप लोगों को बताया था महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट के कुछ एमएलए थे, यानी कि जो विधायक साहब थे वो छोड़कर भागे थे, तो उसके चलते यहाँ पर इशू बन गया था। तो अभी यहाँ पर उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। हमारे संविधान के अंदर में ये एक तरीके से ऐड किया गया था, आप लोगों को पता है 10वें शेड्यूल के अंदर में। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं कौन सा ये जो एक तरीके से आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था और किस ईयर में किया गया था। तो यहाँ पर ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर यहाँ पर कोई इस तरीके से आयाराम गैराम वाली कैटेगरी में आता है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा इशू है, आगे भी आएगा, और अभी मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस भी किया था, और आगे आर्टिकल इसके ऊपर आएंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। बाईपोल के बारे में बात की जा रही है। आजमगढ़ सीट जो है और रामपुर जो है यहाँ पर बाईपोल में जो एसपी है वो हार गए।
तो इसी के चलते हैं, तो ये नहीं पूछा कौन जीता है कौन हारा है, पर ये इंपॉर्टेंट है बाईपोल। तो बाईपोल जो है इसको आप लोग बाई इलेक्शन भी बोलते हैं, बाईपोल बोला जाता है, स्पेशल इलेक्शन बोला जाता है। खासकर अलग अलग कंट्री में आप लोगों को अलग अलग नाम से देखने को मिलेंगे। यूएसए और फिलीपीन के अंदर में आप लोगों को ये स्पेशल इलेक्शन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। और बाई इलेक्शन, हमारी कंट्री में इनको बाईपोल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब एक इलेक्शन हो गया और दूसरे इलेक्शन के बीच में जो पोस्ट जो एक तरीके से खाली रह जाती है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी का रेजिग्नेशन हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पर अगर इनमें से सबका रेजिग्नेशन हो गया तो ये खाली हो जाएगी, तो फिर बाई इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पर उसको भरने के लिए, फिर किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्ज आ गया उसको साइड में करने के लिए, तो ये वैकेंसी फिल की जाती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, बाकायदा इसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 101 के अंदर में। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा मेंबरशिप लूज कर देता है और सीट खाली हो जाती है, तो उसके अंदर यहाँ पर इलेक्शन कराने की ये बात की जाती है यहाँ पर। और इसके चलते कौन काम करता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट काम करता है, जिसके बारे में काफी डिटेल है मैंने डिस्कस किया है कि 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं अगर सीट खाली हो जाती है। पर हाँ, एक कंडीशन है यहाँ पर, आप लोगों को ये देखना है कि नोट लेस देन 1 ईयर, अगर आने वाले टाइम में अगर जनरल इलेक्शन होने में 1 साल जो है वो अभी बचा हुआ है, यानी कि 1 साल से कम बचा है, तो आप लोग फिर कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर तो इलेक्शन ही हो जाएंगे ना फिर। और यहाँ पर सेंटर इलेक्शन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या टाइम होना चाहिए और क्या फ्रेम होना चाहिए। अगर डिफिकल्टी हो रही है बाईपोल कराने में तो उसको भी पोस्टपोन किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा वेस्ट बंगाल में ऐसा ही इशू निकल कर आया था। तो बाईपोल के बारे में कुछ बातें अगर कोई पूछ ले तो आप लोगों को उसके बारे में हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए, ठीक है। चाइना एक ऐसा इंसान है जो कभी भी एशिया के अंदर शांति नहीं आने देगा। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वो अपना ढांचागत अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और वो आज की डेट में कहीं ना कहीं इंडिया को ये चिढ़ाने का भी काम करता है, और फिर इंडिया स्टेप उठाता है तो फिर बोलता है इंडिया जो है वेस्ट के साथ में मिलकर काम कर रहा है। अबे उल्लू, इंडिया तो एशिया में मिलकर काम करे, हम तो वैसे भाईचारा बढ़ाने वाले आदमी है। तुम हरकतें ऐसी कर रहे हो कि हम लोग को किसी और के साथ में जाकर एक तरीके से काम करना पड़ रहा है, यानी कि तुम हमको धोखा दे रहे हो तो हम लोग किसी और के साथ में जाकर बातें करनी पड़ रही है। तो ऐसा समझ सकते हैं। रसिया जो है वो एक अलग ही जोन में है। रसिया जो पुतिन साहब है वो बोलते हैं तुमको जो करना है करो। G7 की मीटिंग हो रही है, उधर वो है जो बेसिकली यूक्रेन के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम ऐसा सोचोगे तो हम रुके, मतलब तुम यहाँ पर मीटिंग करोगे तो हम रुकेंगे थोड़ी ना। तो उसी के चलते यहाँ पर यार 6 लोगों की डेथ हो गई, तो वो सारी चीज चल रही है। और यूक्रेन भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है रुकना का नाम क्यों नहीं ले रहा है, मतलब सामने वाला उसको चढ़ा रहा है वो चढ़े जा रहा है, तो ये गलत बात है। G7 जो मीटिंग हुई इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, जैसे एडिटोरियल आता है काफी अच्छे से कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी फिलहाल ये कि मीटिंग हुई जर्मनी के द्वारा कंडक्ट की गई, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, और ये बोल रहे हैं कि लगभग 600 बिलियन का ग्लोबल लेवल पर ढांचागत विकास करेंगे। जहां जहां चाइना अपना सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है वहां ये जाकर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी यहाँ पर ये इनके द्वारा बोला गया G7 की मीटिंग के अंदर में, और ये 2027 तक यहाँ पर ये काम करेंगे। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। चाइना को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका की बेचारे की खस्ता हालत है वहाँ पर, आप लोगों को पता है प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुए वहाँ पर, इसी की वजह से इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो रही थी वहाँ पर, और वहाँ पर वैसे भी क्राइसिस हुए काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के स्टेप उठाने की वजह से। तो ये इशू यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो अभी फ्यूल के प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए हैं, तो ये इशू है, ठीक है। ईरान जो है वो यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर काफी ज्यादा खस्ता हालत में चल रहा है, क्योंकि ये लग रहा था कि ईरान न्यूक्लियर डील हो जाएगी जैसे ही जो बाइडेन आए थे, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये बार बार इशू निकल कर आ रहा है, तो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। अभी फिलहाल यही है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कल को चलकर अगर कुछ होगा तो यहाँ पर इसके ऊपर कई सारी बातें भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था वी कृष्णामूर्ति, उनकी डेथ हो गई अभी रिसेंटली, और ये काफी लंबे समय तक गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट के साथ में कनेक्ट रहे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के अंदर कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। वी कृष्णामूर्ति फॉर्मर चेयरमैन थे बेल के, मारुति के, उदय, इसी के साथ में उद्योग के, सेल के। तो इसी के साथ में ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे, ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्री भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। 97 की एक अच्छी खासी अच्छी एज जी कर ये गए हैं। तो आप लोगों से पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पूछ ले जाए तो पर्सन स्पेसिफिक तो हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोगों को होना चाहिए अगर क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है तो, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो एक आर्टिकल था, ये आप लोगों को पता है दिल्ली हमारी कंट्री किस तरीके से तालिबान के साथ में कनेक्ट कर रही है। तो उसी को यहाँ पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि हम लोग एक सभ्य इंसान है, एक अच्छी सोसाइटी के रहने वाले इंसान है, तालिबान के साथ में हम लोग कैसे अपने रिलेशन बना सकते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान आया 15 अगस्त के दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसी दिन यहाँ पर अफगानिस्तान की आज़ादी छीन गई थी। वहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको जॉब करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। आज के दिन में जो वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं वो भीख मांग रहे हैं सड़कों पर बैठकर। इसी के साथ में कहीं पर भी पढ़ने तक की एजुकेशन की भी उनको एक तरीके से अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग को कैसे लेकर चलना चाहिए हमारे जैसे समाज को अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान में हालांकि हमारी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रही, जैसे कि यहाँ पर
हम लोगों ने चाबार पोर्ट को मुंबई के साथ में कनेक्ट कर कई सारी चीज़ें यहाँ पर सप्लाई भी की थी उस टाइम पर। ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट भी रहे काफ़ी हद तक, पाकिस्तान के साथ में रस्साकशी चल रही है, पर लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए इंसान में और यहाँ पर जो हरकतें इनके द्वारा की जा रही है उसमें। तो ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें, आप लोग क्या लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो हरकतें कर रहे हैं, इंडिया को तालिबान के साथ में रिलेशन मेंटेन करने चाहिए? तो आज के हिसाब से तो यार देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात करें हमारी सिक्योरिटी के ऊपर ही बात आ जाती है, ठीक है। और बाकी ये है क्विज, ये मैं आप लोगों को पोस्ट करूंगा, ये टेलीग्राम के ऊपर आप लोग जाइएगा, 2 क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाते हैं रेगुलरली वहां पर आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और इसी के साथ में यह है आज का सुडोकू जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। देखता हूं कौन कौन अटेम्प्ट करते हैं। ये सिंगल स्टार का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे आप लोगों का जो मेमोरी फॉर्मेशन भी बढ़ेगा और काफी कुछ आप लोग यहाँ पर एक तरीके से माइंड को स्टेबल भी कर पाएंगे। SLV कमांडो है यहाँ पर मानसीन के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए जो भी मैंने आप लोगों से पूछे, तो आप लोग भी यहाँ पर इसका पार्ट बन सकते हैं। और इसी के साथ में आज के जो आप लोगों के पास से 5 वोकेबलरी हैं, इनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है। बात की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तत्पर रहना किस चीज को, जैसे लेक्चर आते हैं आप लोग तुरंत आ जाते हो, ठीक है, लेक्चर देखने के लिए, तो ये तत्परता होती है, ओके। इसी के साथ में डिप्लॉइंग का मतलब एक तरीके से इफेक्ट करना, इंप्लीमेंट करना, इफेक्टिव एक्शन लेना किस चीज के लिए, ठीक है, कोई परियोजना, ठीक है। इसी के साथ में इन्फ्लिक्ट मतलब ये यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग सफर करना किसी चीज को लेकर, कोज या दंड भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। इसी के साथ में इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब होता है ये चीज होगी होगी, इसको आप लोग रोक नहीं सकते, अनअवॉइडेबल, ठीक है। कॉन्टेंटेड का मतलब होता है तर्क दिया, एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग, सेटिस्फेक्शन दिखाना किसी चीज के ऊपर। इसे लेक्चर देखने के बाद में आप लोगों को लगता है ना कि सेटिस्फेक्शन आ गया, तो पांचों के पांचों शब्द को सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश जरूर करना, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब सेंटेंस फॉर्म करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग चीजों को आगे लेकर चल रहे हो अच्छे से, ओके। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और कोई भी डाउट हो तो जरूर बताना और फीडबैक देकर जरूर जाना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए यार। और PDF यहाँ से मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर डाउनलोड कर लेना। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।